Hello champions, how are you all? So today we are going to start with the new chapter that is a PGBP. Okay, कल तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर दिए थे। आई होप आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस किए होंगे, समरी नोट्स बनाए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर के मैं भी आप लोगों को समरी नोट्स दे दूं, पर फिर भी आप लोग अगर समरी नोट्स बनाओगे तो 1.5 डेज में लास्ट में रिवाइज करने के लिए आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना? तो आप लोग अपने जितने ज्यादा समरी नोट्स बना पाओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी होगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर दैट इज अ पीजीवीपी। देखो, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपलसरी, दैट इज 14 मार्क्स का आता है। और वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो यूजुअली एज पर द ट्रेंड्स ऑफ द आईसीआई आता आपके पीजीवीपी चैप्टर से ही है। ठीक है ना? तो पीजीवीपी चैप्टर ऑन एन एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक 14 मार्क्स का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन उसका आना ही है, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन होता है। साथ में ही इसके एक दो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो मान के चल सकते हो कि 14 टू 18 मार्क्स की इस चैप्टर की आपकी वेटेज रहने वाली है। और इसके साथ कभी कभार क्या होता है कि इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन और बन के आ जाता है, तो समटाइम्स ये 20 प्लस भी क्रॉस कर जाता है। अंडरस्टूड? सो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप लोग इंटरमीडिएट से भी जानते होंगे। और चाहे ये चैप्टर कितना भी, अगर आप कहोगे कि मार्क्स में वेटेज में कितना बड़ा है, साथ में उतना ही ये लेंथ में भी पढ़ा है। तो आपको लेंथ में भी ये शायद आपके सिलेबस का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स में से एक है। इतना ना तो एनआर आपके में आएगा, ना टीपी इतना बड़ा होगा जितना आपको पीजीपी बड़ा लगने वाला है। तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैप्टर, जो हम 6 to 7 क्लास के अप्रोक्सीमेटली इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे विद द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके, सो ट्राई करेंगे तीन तीन क्लास के अप्रोक्सीमेटली इसके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, 3 से 4 क्लास में, और फिर 2-3 क्लास में इसके क्वेश्चंस हम चलाएंगे लास्ट में। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं द चैप्टर दैट इज द पीजीपी। आई होप आप लोगों ने नोटबुक अभी तक बना ली दी हुई है, उसमें आपने लिखना, नोट्स वगैरह लिखने आप लोगों ने शुरू कर दिए ऑलरेडी होंगे, और अपने स्क्रीनशॉट ऑफ द नोट्स आपके पीडीएफ वगैरह भेजते रहा करो, जिससे कि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन रहे कि यस समवन इज वॉचिंग यस, समवन कोई हमें देख रहा है, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन रहे, लिखते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तभी आप लोग अच्छे नंबरों से पास होगे। ठीक है ना? नोट्स बुक में सबसे पहले चलो आ जाओ, हेडिंग लिखो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन, इसको हम प्यार से, इस पूरे चैप्टर को प्यार से हम क्या कहेंगे अब से? पीजीबीपी। पीजीबीपी। ठीक है, चलो जी। इसमें मुझे स्टार्ट करना है। देखो, चैप्टर का नाम पढ़ो। चैप्टर का नाम कहता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स। किससे? बिजनेस से और प्रोफेशन से। तो मेरा मेरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि पहले तो ये बताओ कि प्रोफेशन क्या है और बिजनेस क्या है। उससे होने वाला प्रॉफिट्स तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रॉफिट्स, देखो आज तक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स क्या होते हैं, पर मेजर क्या काम है? बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब बताओ। तो देखो, दोनों शब्द क्या डिफाइन किए गए एक्ट में? यस, डिफाइन किए गए। बिजनेस में तो चलो थोड़ा बहुत कुछ लिखने की कोशिश भी की गई है, पर प्रोफेशन में तो कुछ ज्यादा कुछ लिखने की कोशिश ही नहीं की गई है। ठीक है ना? तो प्रोफेशन तो बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया गया, बिजनेस भी ऐसे ही डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे ना मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13 जो है ना, वो बात करता है, बिजनेस की डेफिनेशन देता है। और बिजनेस में कहता है चाहे कोई भी ट्रेड हो, कॉमर्स हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो जो रिलेटेड है किससे? ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो सब कुछ क्या होता है? बिजनेस की डेफिनेशन में आता है। यानी कि आप ट्रेड करो, कॉमर्स करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, या फिर कोई भी एक ऐसा काम करो जो रिलेटेड हो, जो कंसर्न रखता हो किससे? ट्रेड से, कॉमर्स से, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा बिजनेस एज पर 2 क्लॉज 13। अच्छा, 2 क्लॉज 36 क्या कहता है? वो प्रोफेशन डिस्क्राइब करता है। और प्रोफेशन को तो एज सच उसने कुछ डिफाइन किया ही नहीं है। उसने तो एक्चुअली प्रोफेशन डिफाइन ही नहीं किया। उसने तो कह दिया बस, इट मींस एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम नॉलेज ऑफ डिग्री, इट इंक्लूड्स वोकेशन। यानी कि कोई एक ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई पेशा, ओके, ऐसा कोई पेशा, ऐसा कोई बिजनेस प्रोफेशन जहां सम डिग्री ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है। यानी कि कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड है। यानी कि आपने कोई लर्निंग लेके कोई डिग्री वगैरह हासिल कर रखी है, या फिर थोड़ी बहुत जहां पे लर्निंग की जरूरत है, थोड़ी बहुत आपको पढ़ाई की जरूरत है, वो सब क्या हो जाता है आपके लिए? प्रोफेशन हो जाता है। चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई करो, सीए की पढ़ाई करो,
किसी और चीज़ की पढ़ाई करो, हर चीज़ की जो भी पढ़ाई करके आप जो बन रहे हो दैट इज़ योर प्रोफेशन। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आप इंजीनियर बन रहे हो तो आप प्रोफेशन कर रहे हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के आप ऐप डेवलपर बन रहे हो तो यू आर अ प्रोफेशनल। ओके, ऐसे ही आप क्या बनते हो, प्रोफेशनल बनते हो, प्रोफेशन होता है आपका। और साथ में क्या कहा, इट इंक्लूड्स द वोकेशन, इट इंक्लूड्स द वोकेशन। वोकेशन का मतलब कोई भी चीज जिसमें स्किल रिक्वायर्ड हो। एक्टिंग, एक्टिंग में क्या है, स्किल रिक्वायर्ड है, बट क्या सम डिग्री ऑफ लर्निंग चाहिए क्या, थोड़ा बहुत उसमें पढ़ोगे, बट क्या उसकी कोई डिग्री की जरूरत है कि मैंने एक्टिंग में डिग्री कर रखी है। अगर आप मेथड एक्टर हो तो भी आपको जरूरत नहीं है डिग्री की, ठीक है ना। तो उसमें सम स्किल्स ऑफ वोकेशन है। कोई और काम करते हो, यानी कि आपने क्या टेलर का काम किया, ठीक है। अब वो टेलर क्या है, उसको स्किल्स है कि वो कपड़े सी सकता है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, वोकेशन है। तो अंडरस्टूड, आपका मीनिंग ऑफ बिजनेस और मीनिंग ऑफ प्रोफेशन समझ आया, दोनों का डिफरेंस समझ आया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन समझो, इंपॉर्टेंट बात समझो कि इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड ना हमें ज्यादा मतलब नहीं है कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, वोकेशन क्या है। इस पूरे पूरे चैप्टर में कोई हमारे को ज्यादा मतलब नहीं है इन दोनों, इन सब चीजों को बाइफरगेट करने का कि बिजनेस है क्या, कि प्रोफेशन है क्या। इंस्टेड ऑफ 2 से 3 जगहों पर आपको इसका मतलब पड़ेगा, अदरवाइज इस पूरे चैप्टर में इसका कोई मतलब नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो कि प्रोफेशन कर रहे हो। सिर्फ 2 से 3 जगह कैसी हो सकती है, एक हो सकता है टैक्स ऑडिट के केस में, कहाँ आपको रिपोर्टिंग बिजनेस में करनी है, कहाँ आपको रिपोर्टिंग प्रोफेशन में करनी है। और सेकेंडली होता है आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होती है, कुछ 44 AD, 44 ADA जैसे आपने सेक्शन सुने होंगे, 44 AD बिजनेस को लगता है और ADA किसको लगता है, प्रोफेशन को लगता है। मोर और लेस बाकी सब सेम है, बट आपको ये असेसमेंट के पर्पस के लिए कि आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, असेसमेंट के पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज इसका कोई भी रोल नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में बाइफरकेट करने का कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। आपको हर प्रोविजन में ऐसे बाइफरकेट नहीं करते रहना कि ये बिजनेस है, ये प्रोफेशन है। जो भी है इट्स ओके, आपने पीजीवीपी इनकम कमाई होगी ना, अगर आपकी ये पीजीवीपी इनकम है तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन दिस पर्टिकुलर हेड। अंडरस्टूड, इतनी सी बात क्लियर होती है तो बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़े। नाउ मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात करते हैं हम। यस, सो वेयर प्रॉफिट्स आर, इसमें देखो मीनिंग्स ऑफ प्रॉफिट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो वेयर द प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड इन एनी फॉर्म अदर देन कैश, द कैश इक्विवेलेंट ऑफ सच रिसीप्ट मस्ट बी टेकन एज प्रॉफिट्स। क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने प्रॉफिट रियलाइज किया इन एनी फॉर्म विच इज अदर देन कैश, इन एनी फॉर्म विच इज अदर देन कैश, यानी कि आपको काइंड में कोई चीज मिली, ठीक है। आपने कोई काम किया, उसके बदले में कैश की जगह किसी ने आपको क्या कर दिया, किसी ने आपको कुछ काइंड में कोई चीज दे दी, ठीक है। तो वो काइंड में जो चीज मिली ना, उसकी आप मार्केट में वैल्यू देखोगे कि अच्छा ये वाली चीज जैसे मिली, सपोज करो मुझे कोई एक किसी ने गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना, कैश की जगह गिफ्ट दे दिया, मैं मार्केट में चेक करूंगा इस गिफ्ट की वैल्यू क्या है। सपोज करो उस गिफ्ट की वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपीज उस गिफ्ट की वैल्यू थी। तो मैं कहूंगा कि उसका जो कैश इक्विवेलेंट था ना दैट इज 10,000 रुपीज। तो वो क्या होगा, वो जो रिसीट मुझे मिली ना उसको मैं प्रॉफिट मान लूंगा। अगर कैश में मिला तो जितना मिला वही मेरा प्रॉफिट हो गया, बट अगर वो मुझे कैश में नहीं मिला, काइंड में मिला है, तो जितना मुझे पैसा काइंड में मिला है ना वो मेरा, मतलब जितना भी पैसा, मतलब जिस भी पैसे का इक्विवेलेंट, यानी कि जो मुझे गिफ्ट मिला उसकी कितनी वैल्यू है, 10,000 रुपीज है, तो वो मेरी रिसीट जो मुझे गिफ्ट हुई उसकी प्रॉफिट, उसकी मार्केट वैल्यू या फिर उसका कैश इक्विवेलेंट मेरा प्रॉफिट मान लिया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ अब मेरे को आप लोगों को एक बात और बतानी है, जल्दी से आ जाओ, कॉपीज खोल लो और मेरी बात ध्यान से सुनना शुरू कर दो। कुछ रिसीट्स की बात कर लेता हूं मैं आपसे, कुछ रिसीट्स की बात करता हूं। आप लोग अब इतने पढ़े लिखे हो, इतने होशियार लोग हो, तो मुझे बताओ ना, दो तरीके की रिसीट होती है, दो तरीके की रिसीट होती है। एक रिसीट होती है कैपिटल रिसीट, और एक होती है रिवेन्यू रिसीट। बताओ, मैंने कुछ नई बात बताई अभी तक? नहीं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कोई भी कैपिटल रिसीट होगी ना, कोई भी कैपिटल रिसीट होगी ना, ये जाएगी और कैपिटल गेन्स में जाके टैक्स होगी। कोई भी कैपिटल रिसीट होगी वो जाएगी और कैपिटल गेन्स के हेड में जाके टैक्स होगी। और कोई भी रिवेन्यू रिसीट होगी ना, वो जाएगी और पीजीबीपी में जाके ही टैक्स होगी। बट देयर इज अ एक्सेप्शन, कहता है, अब लिखो मेरी बात ध्यान से, लिखो मेरी बात। यहां पर एक्सेप्शन में लिखा कहता है, इफ some provision specifically says that this capital
capital receipt is taxable under PGBP, then it should be taxable as per the provisions. यानी कहता क्या है कि अगर कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली ही कह देता है कि ये वाली जो कैपिटल रिसीट है ना वो टैक्सेबल पीजीबीपी में ही होगी, तो वो उसी के हिसाब से ही आप टैक्स करना, उसे फिर आप कैपिटल गेन्स पे मत लेकर जाना। यूजुअल रूल क्या है, नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल तो ये है जो कैपिटल रिसीट होगी वो कैपिटल गेन में जाएगी और जो रेवेन्यू रिसीट होगी वो पीजीबीपी में जाएगी। बट समटाइम्स लॉ स्पेसिफिकली ही कह देगा कि भैया ये कैपिटल रिसीट तो है, फिर भी ये बिजनेस से रिलेटेड है तो आप इसे पीजीबीपी में ही जाके टैक्स करना, ये आप कैपिटल असेट कैपिटल गेन्स में जाके टैक्स मत करना। अगर उसने ऐसी बात खुद से ही सामने से कह दी है तो हमें क्या दिक्कत हो रही है? हम डायरेक्टली इसे पीजीबीपी में ही टैक्स 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 कर देंगे। बोलो ना, समझ आता है क्या इतनी सी बात भी आपको? इजी है वाली बात भी। आगे बढ़ू। यस, सो जनरली capital receipts are taxed in the capital gain unless specifically mentioned in the section. Usually capital receipt जो होगी वो capital gain में टैक्स होगी जब तक कुछ अलग बात नहीं कही जाती। नाउ एक और बात सुनो, मेरी एक बात और सुनोगे? सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट गए हुए हो, ठीक है? आप एक मस्त वाले रेस्टोरेंट गए हुए, ताज होटल या फिर होटल्स गए हुए, मान लो ताज होटल्स, ओके? ठीक है, बढ़िया आपने एकदम खाना खाया, एकदम इंटरेस्टिंग खाना खाया, ऐसा खाना खाया कि जिसके डिश के नाम भी आपको नहीं पता थे बट आपने खाए, ठीक है? आपने खाना खाया, बिल आया आपके पास, और देखो ना, इस बिल आया और बिल जो आया ना उस पर बन रहा था रुपीज 5093, इतने का आपका बिल बन रहा था, रुपीज 5093। ठीक है भाई, बड़े होटल में जा रहे हो, बड़ा बड़ा बिल बनता है। ठीक है जी, अकेले गए थे, किसी के साथ नहीं गए थे, ठीक है ना? चलो, 5093 का आपका बिल बना। अब आप इतने अमीर लोग हो कि आप जब गए ही हो ताज में, जब आप गए ही हो ताज में, तो आप ये कहोगे क्या कि राउंड फिगर करके 5090 पे कर दो? ना ना ना, अच्छा लगेगा क्या आप लोगों को? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या करोगे? आप किसी अगर अकेले गए हो तो 5093 पे करोगे, बट कोई साथ में गया है तो आप शो ऑफ करोगे और कहोगे ये ले बेट, ये ले भाई, तू मुझसे 5100 ले, ऊपर के 7 रुपए एक्स्ट्रा ले, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वजन पड़ना चाहिए ना अपनी बात पर। तो इट्स लाइक 5100 रुपीज आपने दे दिए अलग से, खुद से, अपनी स्वेच्छा से। वेटर को टिप नहीं है ये वेटर को टिप नहीं दी आपने, सिर्फ बिल का अमाउंट ही बढ़ाकर दे दिया। अच्छा, ताज वालों ने आपसे मांगा कितना था? ताज वालों ने आपसे मांगा था 5093, आपने कितना दिया? 5100। आपने एक्स्ट्रा कितना दिया? आपने एक्स्ट्रा कितना दिया? रुपीज 7। ये पैसा आपने वॉलंटरली दे दिया। किससे रिलेटेड था? पर बिजनेस से रिलेटेड। ताज होटल को जो 7 रुपए एक्स्ट्रा मिले वो उसके बिजनेस से रिलेटेड मिले थे। क्या मैं ऑब्लिगेटेड था वो 7 रुपए देने के लिए? नहीं। क्या ताज होटल्स ऑब्लिगेटेड था वो 7 रुपए लेने के लिए? नहीं। बट मैंने वॉलंटरीली ही वो 7 रुपए क्या कर दिए? ताज होटल्स को पे कर दिए। तो बताओ ना, कि ये 7 रुपए जो वॉलंटरीली उसे मिले इन द रिलेशन टू हिज बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है ना होटल्स का, तो उसको रेस्टोरेंट का वो बिजनेस कर रहा है, वो होटल सर्विसेज दे रहा है। अब बताओ ना, इसके 7 रुपए जो उसे मैंने वॉलंटरली दे दिए, क्या ये इसका प्रॉफिट्स बनेगा क्या? क्या ये इसके प्रॉफिट्स का पार्ट बनेगा, या फिर सिर्फ इतने ही अमाउंट में से इसका प्रॉफिट्स निकाला जाएगा? बताओ जल्दी, इतने ही अमाउंट में से निकाला जाएगा या 7 रुपए भी इसके प्रॉफिट्स का पार्ट बनेगा? जल्दी से बताओ, क्या लगता है? सर, 7 रुपए जो उसे मिले ना, चाहे उसने वॉलंटरली मिल गए उसे, इन द रिलेशन टू इस बिजनेस मिले ना, तो ये भी पीजीबीपी बनेगा, ये भी प्रॉफिट्स का पार्ट बनेगा, ये भी प्रॉफिट्स में माना जाएगा। तो देखो ना क्या लिखा है इसको, कहता है पेमेंट वॉलंटरली मेड बाय पर्संस हु वर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग एट ऑल। क्या मैं पे करने के लिए ऑब्लिगेटेड था वो 7 रुपए? नहीं। फिर भी मैंने वॉलंटरली पे किया था क्या? हाँ जी। वुड बी द इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट इफ रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्या ताज वाले को जो मैंने पैसा दिया वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड था क्या? यस।
तो क्या ये बताओ, जो मैंने वॉलंटरली पेमेंट किया, क्या वो भी पीजीपी का पार्ट बनेगा? क्या ये वाला पॉइंट भी समझ आया? क्या वो भी प्रॉफिट्स का पार्ट बनेगा? क्या समझ आ गया? आगे बढ़ूं क्या मैं? अच्छा, एक और बात मुझे बताओ जल्दी से, क्या जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ, क्या मुझे पूरे साल करने की जरूरत है क्या? नहीं। इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इस चैप्टर का देखो मतलब, भावनाओं को समझो। ये चैप्टर कहना चाहता है कि चाहे आपने एक दिन को काम किया हो, 2 दिन को काम किया हो, 10 दिन को काम किया हो, या पूरे साल भर काम किया हो, पर आपने कोई बिजनेस किया था क्या? कोई प्रोफेशन किया था क्या? हाँ, मैंने बिजनेस किया था, प्रोफेशन किया था। अच्छा, तो वो एक दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जिसमें भी आपने जो भी कमाया, पर वो बिजनेस से कमाया ना, तो उसको टैक्स करवाना एज पीजीबीपी ओनली। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरे साल बिजनेस चलाओ, मत चलाओ। हो सकता है कोई कोई बिजनेस हो सकता है सीजनल बिजनेस है, आपने 4 महीने चलाया, उसके बाद अब आपका बिजनेस ही नहीं चला तो आपने बंद कर दिया, फिर 4 महीने बाद फिर खोल लिया, मतलब जब वो 4 महीने आए फिर आपने फिर वो बिजनेस खोल लिया। तो हम आपसे वो करने की मना नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि आप पूरे साल बिजनेस चलाओ, पर जब भी चला रहे हो, जितने दिन को भी चला रहे हो, उससे जो भी पैसा कमा रहे हो ना, बस वो पीजीबीपी में आकर टैक्सेबल करवाना। तो पीजीबीपी जब हम मैं चैप्टर ये कहता हूं ना, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरा बिजनेस और प्रोफेशन जिंदगी भर चलना चाहिए, हर साल चलना चाहिए, पूरे साल चलना चाहिए, नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है, जब भी आपने कोई बिजनेस किया, उस बिजनेस से कुछ भी पैसा आया, वो इस चैप्टर में आके टैक्स होना चाहिए। तो देखो ना, पॉइंट नंबर 4 भी यही कह रहा है, इट इज नेसेसरी टू कैरी बिजनेस और प्रोफेशन एटलीस्ट सम टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। कुछ समय तो होना चाहिए, जरूरी नहीं, बट नॉट नेसेसरीली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चलाओ, इस ये कोई जरूरी नहीं है। एंड नॉट नेसेसरीली बाय द एसएससी ओनर पर्सनली, बट इट शुड बी अंडर हिज डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अब आपकी एक, सपोज कर लो, आपके और आपके पापा जी की क्या थी, एक दुकान है, किसकी? ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। पापा जी बैठते नहीं है, ठीक, आप बैठते हो। अब आप बैठते तो हो, तो क्या आप ओनर हो गए उस दुकान के? नहीं। है कौन ओनर? पापा जी हैं, ठीक है। अगर आपको कोई माल बेचना है, आपको कहना है कोई दाल खरीदने आया, कोई चावल खरीदने आया, आप कॉल कैसे करोगे? पापा जी, पापा इतना कितने का देना है? ठीक है, ये डिस्काउंट मांग रहे हैं, पुराने कस्टमर है, कितने का देना है? हाँ चलो, इसको 10% डिस्काउंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हर डायरेक्शन किसको किसको किसका है? पापा जी का, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ बैठे हो, उस जगह पर बैठे हो, पर वो दुकान आपकी हुई नहीं। वो दुकान चल किसके डायरेक्शन पर रही है? पापा की। चल किसके कंट्रोल में रही है? पापा की। बस मैं तो जगह पे बैठा हूं, तो क्या मेरा बैठ जाना ही मेरे को असेसी बना देगा? क्या वो धंधा मेरा हो गया? क्या वो बिजनेस मेरा हो गया? जी नहीं, वो बिजनेस मेरा नहीं हुआ। बिजनेस किसका है? पापा जी का ही। बस मैं तो उसको चला रहा हूँ, मैं तो उसको बैठ रहा हूँ, पर डायरेक्शन कंट्रोल सब कुछ किसका है? उनका। आज उनका मन करेगा मुझे मुझे घर मतलब मेरे को दुकान से उठा के फेंक देंगे, बिल्कुल फेंक सकते हैं। उनका जो मन करेगा वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो उन्हीं के कंट्रोल में, उन्हीं के डायरेक्शन में वो दुकान है कि नहीं है? यस। तो ये भी बोला गया कि भैया, जिसके भी जो असेसी है, जरूरी नहीं कि वो ही उस दुकान पर बैठा हो, वही सब कुछ कर रहा हो, नहीं, असेसी ओनर हो, ठीक है, पर उसके कंट्रोल में, उसके डायरेक्शन में है, हाँ तो चलेगा। अच्छा, दूसरा केस समझो इसी में। असेसी, जो पापा जी हैं वो ओनर नहीं है, दुकान का नाम, दुकान मेरे नाम पर है, सपोज करो। दुकान किसके नाम पर है? मेरे नाम पर मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। मैं हर काम पापा से पूछ के करता हूँ, मैं उन्हें हर चीज पर कॉल करता हूँ, पापा जी ये कितने का कर दूं, ये कितने का कर दूं? दुकान सिर्फ मेरे नाम पर है, पर सारे डायरेक्शंस क्या होते हैं? उनके होते हैं। अरे ये आपके रिश्तेदार आए हैं, इसको कितने का कर दूं, उसको डिस्काउंट 10%। पापा जी ने ये कह दिया, ये करना है, मैंने वो कर लिया। उन्होंने कहा ये नहीं करना, मैंने नहीं किया। हर काम उनसे पूछ के हो रहा है। दुकान उनके नाम पे नहीं है, बिजनेस मेरे नाम पर है, पर डायरेक्शन और कंट्रोल किसके नाम, कौन दे रहा है? पापा जी दे रहे हैं, तो वो भी माना जाएगा कि वो भी उनके, मतलब पापा जी के प्रॉफिट्स में ही इंक्लूड किया जाएगा, मेरे पे नहीं। समझे? जरूरी नहीं कि पूरे साल करो, और जरूरी नहीं कि असेसी ओन करे उसको पर्सनली, असेसी उसे पर्सनली ओन करे, बट अगर वो डायरेक्शन और कंट्रोल भी उसका है ना, तो भी उसी के प्रॉफिट्स माने जाते हैं। बोलो ना, तब भी चलेगा क्या? जी हाँ, तब भी चलेगा। समझे क्या ना? हालांकि प्रॉफिट जो आपके बिजनेस के ही होंगे, के कंट्रोल और डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। फिर कहता था, चार्ज इज नॉट ऑन द ग्रॉस रिसीट्स। हम आपका टर्नओवर, हम आपके टॉप लाइन क्या नहीं कर रहे हैं, हम आपका टॉप लाइन को चार्ज नहीं कर रहे, हम आपके टर्नओवर को चार्ज नहीं कर रहे। हम चार्ज किसको कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स और गेन को चार्ज कर रहे हैं। तो यानी कि मैं टर्नओवर को चार्ज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स और गेन को चार्ज कर रहा हूं। तो टर्नओवर और प्रॉफिट्स और गेन्स के बीच में क्या डिफरेंस है?
कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे। टर्नओवर में से जब सेल्स में से मैं एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा ना। तो बस वही कह रहा है, इसलिए हम आपके जब ग्रॉस रिसीट्स टैक्स नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टैक्स कर रहे हैं। तो कुछ सर्टेन डिडक्शंस होंगे, लॉसेस होंगे, जो आपको इस चैप्टर के हिसाब से अलाउ होंगे, आप वो माइनस कर सकते हो। ठीक है ना। और दूसरी एक लास्ट बात और सुन लो प्रॉफिट से रिलेटेड। कहता है सुनो, प्रॉफिट आपका लीगल हो या प्रॉफिट आपका इलीगल हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लीगल इलीगल देखने वाली अलग अलग अथॉरिटीज है सरकार की, वो देख लेंगी। ईडी के छापे पड़ जाएंगे, आजकल वैसे भी बहुत पड़ रहे हैं। ठीक है, सीबीआई आ जाएगी, 50 चीजें और हो जाएगी, ब्लैक मनी एक्ट लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस किया था ना, लीगल है इलीगल है मुझे क्या मतलब है उससे। बिजनेस करके पैसा कमाया था, प्रॉफिट कमाया था ना। इनकम टैक्स वाला कह रहा भाई पैसा कमाया ना, टैक्स देने का। लीगल इलीगल देखना मेरा काम नहीं है। बट सुनो ना, प्रॉफिट पर ये टैक्स तो हमसे ले लेगा, पर इसी में आगे जाके आप पढ़ोगे, कहता है इलीगल बिजनेस पर करने वाले खर्चे का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका आप खर्चे माइनस नहीं कर सकते। यानी सेल्स में से वो वाले खर्चे नहीं माइनस कर सकते जो आपने इलीगल बिजनेस के लिए किए हैं। यानी कि इलीगल बिजनेस का प्रॉफिट टैक्स कर देंगे, बट इलीगल बिजनेस का एक्सपेंडिचर आपको देंगे भी नहीं। तो हाउएवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन असेसी व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि प्रोहिबिटेड है लॉ के लिए, यानी कि लीगैलिटी ऑफ बिजनेस है, वुड नॉट बी अलाउएबल एज डिडक्शन, उसका कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या आपको बताओ ना, प्रॉफिट्स की डेफिनेशन, प्रॉफिट्स भी अच्छे से समझ आता है कि प्रॉफिट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। हालांकि क्या ये आपके काम आएगा क्या, कोई क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, पर क्या आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक बार को पता जरूर होना चाहिए, पर क्या कोई क्वेश्चन में काम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। किसी क्वेश्चन में इतना, किसी क्वेश्चन को या ना आईसीआई को इतनी कोई फुर्सत नहीं है जो आपसे मीनिंग ऑफ प्रॉफिट से क्वेश्चन बनाए, जब उनके पास इतना बड़ा बड़ा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अब आपकी बात आती है चार्जेबिलिटी अंडर द पीजीबीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसको उतने ही शिद्दत से, उतने ही प्यार से समझने की कोशिश करना कि चार्जेबिलिटी अंडर पीजीबीपी है क्या। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको बहुत आराम से प्यार प्यार से लेते हुए जाऊं। ठीक है, जिससे कि आपको एक एक चीज आपको समझ आ जाए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग ऑफ द पीजीबीपी ऐसी होनी चाहिए कि आप हर चीज को ग्रेस्प करने लगो, हर चीज को आप समझने लगो कि हाँ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉ को समझने लगो कि लॉ किस तरह से फ्रेम किया जा रहा है। उसके बाद पूरा का पूरा पीजीपी आपका बहुत स्मूथली निकल जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि लॉ फ्रेम किया जा रहा है तो ये लॉ क्यों फ्रेम किया जा रहा है। अंडरस्टूड, पहली बात क्लियर होती है। आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। चार्जेबिलिटी अंडर पीजीपी सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है। देखो, आप लोगों ने पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपने ये देखा कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तब मेरी कोई इनकम पीजीपी में टैक्स होगी, कब मेरी कोई इनकम सैलरीज में टैक्स होगी, कब मेरी मेरी कोई इनकम कैपिटल गेन में टैक्स होगी, कब मेरी कोई इनकम अदर सोर्सेज में, कब मेरी कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। ये कौन डिसाइड करेगा। मैं अपने मर्जी से कोई भी इनकम चाहूं पीजीबी में डाल दूं क्या, नहीं। क्या मैं कोई भी इनकम चाहूं कैपिटल गेन में डाल दूं क्या, नहीं। सबके अलग अलग टैक्सेस है, सबके अलग अलग टैक्स मेथड्स हैं। ठीक है। तो कौन डिसाइड करेगा कि मेरी ये इनकम है कि पीजीबी में जाके टैक्स होगी। तो हर चैप्टर का, हर हेड का एक होता है चार्जिंग सेक्शन। जो सबसे पहला सेक्शन होता है ना, यूजुअली वही क्या हो जाता है आपका, चार्जिंग सेक्शन हो जाता है। वो ये बताता है कि अगर आपने ये वाले काम कर दिए ना, अगर आपने ये सारे काम किए ना, तो आपको पीजीपीपी में आके अपनी इनकम को ऑफर करना होगा टू टैक्स। यानी कि आपको, अगर आपने ये हम जो लिस्ट दे रहे हैं इसमें से आपने कोई काम किया ना, तो आपको आना पड़ेगा पीजीपी में, और पीजीपी के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हुए आपको अपनी अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। बोलो ना, क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ आती है क्या। इजी सी बात है, पर समझ आती है क्या आप लोगों को, आती है। बस यही होता है हमारा चार्जिंग सेक्शन। और पीजीवीपी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 28। अंडरस्टूड। नो, आते हैं। कहता है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चार्जिंग सेक्शन क्या है। कहता है इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन। अच्छा, कोई भी पर्सन। पर्सन कौन होते हैं, देख के आए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, बीओआई, एजेपी, कोई भी हो, लोकल अथॉरिटी, कोई भी हो चलेगा क्या। कैसे कमा रहे हो, बिजनेस और प्रोफेशन से कमा रहे हो, जो उसने किया हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने अपने प्रीवियस ईयर में किसी भी समय
अब ये समझ आ रहा है, किसी भी समय की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, क्योंकि हम नहीं कहते कि आप पूरा साल करो, हम नहीं कहते कि आप पूरा साल करो, पर जितना भी समय किया है, एट एनी टाइम आपने बिजनेस किया ना, उससे आपने क्या कोई इनकम कमाई है क्या? हाँ जी, मैंने उससे कुछ इनकम कमाई है, ओके, तो आपको वो पीजीबी में आना पड़ेगा। आपने कोई बिजनेस और प्रोफेशन किया था और आपने उससे कोई पैसा कमाया, है ना, किसी भी दिन कमाया, किसी भी पर्सन ने कमाया हो, इंडिविजुअल ने, एओपी ने, बीओआई, एजेपी, किसी ने भी कमाया हो, कहां पर आके टैक्स होगा? पीजीबी में आके टैक्स होगा। अंडरस्टूड ना? ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, इस वाली बात को मुझसे बहुत ध्यान से समझना। सुनो, मैं हूं एक इंडिविजुअल। कौन हूं मैं? इंडिविजुअल। मेरा काम क्या है? टीचिंग का काम है। ठीक है, मैंने टीचिंग से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि मैंने कई सारे घर खरीद लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक घर में मैं रहता हूँ, हर घर में तो मैं रह नहीं सकता हूँ, घर में रहता हूँ मैं। और एक घर में जहां से आता, मैंने स्टूडियो बना रखा है अपना, जहां से मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद का मेरा जो घर था ना, और जो घर थे, मैंने उसको किराए पर चढ़ा दिया, दैट इज मैंने उसे लेट आउट कर दिया। अंडरस्टूड? अब वो लेट आउट किया तो मुझे उससे कुछ इनकम आती है, रेंटल इनकम आती है मेरे को। यस, रेंटल इनकम आती है। किस हेड में जाके वो टैक्स होनी चाहिए? जल्दी से बताओ, किस हेड में? यहां जो लिखा है वो भूल जाओ, छोड़ो, मुझे बताओ किस हेड में जाके वो टैक्स हो जानी चाहिए? सर, ऐसा हमने ना बचपन में, यानी कि सी इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी को रेंट करके जो इनकम आती है, वो हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मैंने कहा वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा था, आप लोगों को याद है, तानिया। बट सुनो ना मेरी एक बात, ये तो मेरी बात थी, ये तो मेरी जैसी बात थी, मेरा बिजनेस नहीं था ना ये सब करने का। बट सपोज करो एक ऐसी ही कंपनी है जिसका बिजनेस ही ये है कि वो फ्लैट्स को खरीदेगी और उनको किराए पर चढ़ाएगी। उसका बिजनेस ही क्या है कि वो फ्लैट्स खरीदेगी और किराए पर देगी। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी ये वाली बात लिखी हुई है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो फ्लैट्स खरीदेगी और किराए पर चढ़ाएगी और उससे रेंटल इनकम कमाएगी। और उसी रेंटल इनकम से उसकी सबसे ज्यादा कमाई भी होती है। उस कंपनी, अगर वो कंपनी 10,000 रुपए कमाती है सपोज, तो 10,000 में से सब्सटेंशियल इनकम 8,000 9,000 रुपए किससे आ रही है? सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस से आ रही है, जो वो खरीद के लेट आउट करती है, उसी बिजनेस से आ रही है। अब बताओ, वो जो कंपनी पैसा कमा रही है, वो हाउस प्रॉपर्टी में होना चाहिए या फिर पीजीपी में जाना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या पीजीपी में जाना चाहिए? वेरी गुड, वो पीजीबी में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भाई वो उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस ही है वो किराए पे ले, मतलब उठा, मतलब अपना घर खरीदना, किसी का घर खरीदना और किराए पे देना, उसका काम ही है वो। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही वो है। उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह रहा है उससे सब्सटेंशियल इनकम भी आ रही है, यानी कि वो उसका पीजीबीपी इनकम है, वो उसका बिजनेस है। बट क्या मेरा बिजनेस था क्या वो घर किराए पे चढ़ाने वाला और उससे पैसा कमाने वाला? मेरा बिजनेस नहीं था, मेरा बिजनेस तो टीचिंग का था ना। तो मेरा जब मेन ऑब्जेक्टिव ही वो नहीं था कि किराए पे अपने घरों को मैं दूं, या फिर मेरा सोर्स, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो उससे आती नहीं है, थोड़ी बहुत आती है, मेरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो टीचिंग से आती है, तो मेरे लिए तो वो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। पर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही वो है, जिसकी सब्सटेंशियल इनकम ही वहां से आती है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही कहते हैं कि इसका काम ही ये है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगी पीजीबीपी इनकम, वो होगी क्या? पीजीबीपी में टैक्सेबल। अब ये दोनों वाली बातें पढ़ो। देखो, हाउएवर कहता है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस। पूरा हाउस दो या फिर पार्ट ऑफ द हाउस। पार्ट ऑफ द हाउस मतलब दो माले हैं, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। मैं फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पे मैंने स्टूडियो बना दिया है, थर्ड फ्लोर में क्या किया मैंने? रेंट पर चढ़ा दिया है। तो वो भी क्या है? पार्ट ऑफ द हाउस है, सिर्फ मैंने एक फ्लोर को रेंट पर दिया है। बाय द ओनर इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉट अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ये वाली बात मेरी वाली बात थी, समझ आ गया? अब थोड़ी कंपनी वाली बात कर लो। कहता है अगर आपके एमओएम में लिखी है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या है? एक्वायर करना है और लेट आउट करना है, मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करके लेट आउट करना है, और जो उससे इनकम आती है ना वो सब्सटेंशियल है, तो जो मैंने ये एक्टिविटी करी है ना वो टैक्सेबल होगी कैसे? पीजीबीपी में, आईएफओएच आईएफएचपी में नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। टैक्सेबल कहां होगी? पीजीबीपी में। बोलो ना, क्या दोनों आपको केस लॉ समझ आ जाते हैं क्या? चेन्नई प्रॉपर्टीज, सॉरी, एक नॉर्मल बात है, दूसरा केस लॉ है चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी का केस लॉ है। क्या केस लॉ का नाम याद रखना है? नहीं भी रखोगे तो इट्स ओके। ठीक है, कंटेंट याद होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए।
क्या अब मैं आगे बढ़ूं? बताओ। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करता है। अच्छा, मैं सेकंड पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा नोट्स पर, और मेरी आप लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। सेक्शन नंबर 28 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मैं पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। बड़े आगे, जल्दी से बताओ। सपोज करो देयर इज अ कंपनी, ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का नाम क्या है? ABC प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने एक कंपनी से क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। दूसरी कंपनी क्या है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना? क्या चाहता है? XYZ से ABC चाहता है कि भैया आप रॉ मटेरियल्स हमारे को दो, क्योंकि हमारे को इससे कुछ प्रोसेसिंग करनी है और आगे अपना प्रोसेस्ड गुड्स भेजना है, उससे मुझे पैसा कमाना है। और XYZ का काम क्या है? वही रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम है। ठीक है, अब देखो बड़े बड़े जहां काम होते हैं ना, तो वहां बड़े बड़े कामों के बीच में ना एक चीज जरूर आती है, वो होती है अग्रीमेंट। एक चीज जरूर आएगी, वो होती है अग्रीमेंट। ठीक है ना? बिना अग्रीमेंट के कोई काम नहीं होता। इस अग्रीमेंट में लिखा था कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो होगी ना, वो हमारे को 50 डेज के अंदर अंदर सारा का सारा रॉ मटेरियल ट्रांसफर करेगी, देगी। जितने का भी हमने ऑर्डर दिया है, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल हमारे को 50 डेज में ट्रांसफर कर देगी। दूसरी बात क्या लिखी है? ब्रीच। अगर ब्रीच होता है, यानी कि 50 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाती है, तो हम इससे 20, सपोज करो 20 छोड़ो, 2 करोड़ रुपीस का फाइन लेंगे। हम इसे पेनल्टी लगाएंगे 2 करोड़ रुपीस की। क्यों? क्योंकि भैया आपने डिले कर दिया, उसकी वजह से मेरा काम डिले हो जाएगा। मेरा काम डिले होगा तो मेरा क्लाइंट खराब होगा, मेरे रिलेशंस खराब होंगे, मेरी बिजनेस की रेपुटेशन खराब होगी आपके चक्कर में। तो ब्रीच किया अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने, तो आपको 2 करोड़ रुपए हमारे को एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अब देखो ना, बहुत दुखद की बात हुई। 45 डेज बीत गए, 45 डेज lapsed, and the workers of XYZ Private Limited went on strike। अब ये बेचारे स्ट्राइक पर चले गए। क्यों? XYZ पैसे नहीं दे रही होगी, जो भी है लेबर यूनियन बनी होगी, 50 चीजें, टेंशन हो गई। बट 45 डेज के बाद स्ट्राइक पर चले गए। अब ये लोग काम नहीं करने वाले, और काम नहीं करने वाले, इसका अंजाम ये हुआ कि अब जो है ना, ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो 50 डेज का जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन थी, वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। 50 डेज वाली ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो जो ओनर्स थे, अब देखो इस पूरे चैप्टर को ना कहानी के वे में समझोगे ना, तो पूरा चैप्टर यूं खत्म हो जाएगा, पर कहानी की तरह समझना पड़ेगा। अच्छा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड के जो ओनर्स है ना, वो भागे भागे किधर गए? ABC प्राइवेट लिमिटेड के पास, और कहते हैं मालिक मालिक एक काम करो। क्या? या तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, हमने जो अग्रीमेंट किया, या तो उसको प्लीज मॉडिफाई कर दो, या फिर प्लीज उसको टर्मिनेट करके एक नया एंटर कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कहते क्यों करना है? कहते देखो ना, मेरी लेबर चली गई है स्ट्राइक पर, आई नो 50 डेज की डेडलाइन ब्रीच होने वाली है, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो, मैं ज्यादा से ज्यादा आप मेरे को दे दो, 60 डेज दे दो मैक्स टू मैक्स, मैं पक्का करके दूंगा। आपने कही है ना, देखो उसकी भावनाओं को भी समझो ना। अगर आपने मुझसे 50 किलो सामान मांगा था ना, मैं 50 नहीं, मैं आपको 60 किलो दे दूंगा, उसी प्राइस में दे दूंगा। पर प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दो, मेरे को 2 करोड़ रुपए की नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, प्लीज। बताओ क्या करें? अब ABC प्राइवेट लिमिटेड कहती है ठीक है चल, कोई बात नहीं, पर मेरी इज्जत तो खराब होगी ना। मैं चल तेरे कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करवा देता हूँ, या फिर टर्मिनेट करा देता हूँ, तेरे को इस 2 करोड़ की पेनल्टी से बचा लेता हूँ। बट सुनना, कंपनी वालों को तुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये काम करने के लिए भी, मॉडिफाई करने के लिए भी, या फिर टर्मिनेट करने के लिए भी तुझे 1 करोड़ रुपीज तो देने ही पड़ेंगे कंपनी को। कंपनी उसके बिना तो कोई मॉडिफाई या फिर टर्मिनेशन करेगी ही नहीं। तो कहता ठीक है, 1 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा, पर 1 करोड़ तो बचेंगे यार। 1 करोड़ दे दूंगा, 1 करोड़ तो बचेंगे। तो कहता अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हुआ? जो जो XYZ लिमिटेड ने ABC को
1 करोड़ रुपीज दिया, किस लिए? टू टर्मिनेट या मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, टू टर्मिनेट और मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट जो इन दोनों ने किया था इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। इन दोनों ने जो किया था इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन किया था ना, वो अग्रीमेंट को आज जब हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, उसके लिए जो मैं पैसा दे रहा हूं, ये पैसा ये पैसा ये पैसा 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 पीजीबीपी में टैक्स होगा। ये पैसा पीजीबीपी में टैक्स होगा। बोलो ना, क्या समझ आ गई ये वाली बात भी आप लोगों को? इजी। क्या देखना? पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखो। एनी कॉम्पनसेशन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट जो से बिजनेस से रिलेटेड था, अकॉर्डिंगली कोई भी कॉम्पनसेशन हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की या फिर कैपिटल नेचर की हो, चाहे रेवेन्यू नेचर या फिर कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर भी यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया तो यहाँ पर ही टैक्स होगा, कैपिटल गिल में मत जाना। In connection with the termination or modification of the terms and contract of any business, contract shall be taxable under the head PGBP। अच्छा सुनो ना, अगर ये बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था तो पीजीबीपी में चला गया, बहुत अच्छी बात है। बट अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो टर्म शीट्स होती है ना, याद है, एम्प्लॉयर भी आपसे साइन करवाता है, जब उस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है उस दिन आपसे कई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए जाते हैं, वो भी तो अग्रीमेंट है आपके और उसके बीच में। हाँ जी, हमारे बीच में अग्रीमेंट है। अच्छा, उस अग्रीमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन कराना हुआ तो उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन मिल गया तो वो सैलरी हेड में जाएगा, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। और सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन कहता है जहां भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा वहां पर कोई भी कॉम्पनसेशन आएगी कि जो कोई भी पेमेंट होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, बट इसके अलावा कुछ और तरीके का है ना, वो बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट था, ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, कोई और अग्रीमेंट हुआ। अगर कोई और अग्रीमेंट हुआ वो कैंसिल हो गया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, विच इज द रेसिडुअल हेड। बोलो ना कि ये वाला पॉइंट नंबर 2 भी आप लोगों को इजीली वे में कवर हो गया। सब बहुत आसान है, बस प्यार से आप धीरे 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 चलते चलो, धीरे 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 चलते चलो, एक एक स्टोरी को समझते हुए चलो, सब समझ आ जाएगा। आ जाओ। चैप्टर नंबर 3। आई नो बच्चे से चैप्टर पीजीपी से थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं, इतना बड़ा चैप्टर कैसे होगा कैसे होगा। हो जाएगा, मैं हूं ना, डोंट वरी। सब करवा देंगे, बहुत आराम से करवाएंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है बट मजा आएगा। आओ। पूरे लेक्चर्स के बाद आपको पीजीपी से डर तो नहीं लगेगा, दैट इज माई गारंटी। और नॉट इवन आपको किसी भी चैप्टर से डरने लगेगा। एवरी चैप्टर हम इसी तरह से थ्योरी से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। हाँ, किसी को मेरी प्लीज स्पीड कम लग रही हो ना, आपके पास ऑप्शन है बढ़ा लेना, ठीक है ना, आपके पास प्रॉपर ऑप्शन है। अब देखो, जिसको थोड़ी सी कम स्पीड में सुनना है ना, धीरे धीरे समझ आता है किसी को, तो मेरी जिम्मेदारी उसके लिए भी है, तो मैं इसलिए धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ जिसको थोड़ा स्लो स्लो पढ़ना है। बट अगर किसी को तेज स्पीड में सुनना है, आप 2x 3x 7x जहां ले जाना चाहते हो वहां ले जाओ, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। बट समझ लेना, सुन लेना, समझ आ जानी चाहिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज पॉइंट नंबर 3। अब सुनो क्या हुआ। एक एसोसिएशन है मेरी, किसकी? लॉयर्स की एसोसिएशन है, ठीक है, एक एसोसिएशन है लॉयर की, एक क्लब क्लब व्लब बनाया हुआ है एसोसिएशन करके ना, सब आराम से मस्ती मजाक करते हैं, बैठते हैं, थोड़ी बहुत लॉज की बुराई करते हैं, थोड़े बहुत चीफ जस्टिस की बुराई कर लेंगे, 50 चीजें करेंगे, मतलब इंजॉय। लॉयर्स की एसोसिएशन है, वेरी गुड। इसमें ही एक मेंबर है मिस्टर, मिस्टर क्या नाम लिया जाए, मिस्टर विकास, सपोज मिस्टर विकास है क्या इसके ही मेंबर। अब क्या हुआ ना, देखो समझो, मिस्टर विकास ने ना कोई अच्छा काम नहीं किया, हम्म कुछ गलत काम कर दिया, जिसकी वजह से इनको आ गया लीगल नोटिस। अब ये डर गए मिस्टर विकास, हालांकि लॉयर थे, पर इन्हें पता है ना कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये वाला केस हैंडल, तो ये चाहते थे कि इस केस को ना एक ही आदमी लड़के जीत सकता है मेरे बिहाफ पे, वो है देश का सबसे बेहतरीन लॉयर, दैट इज मिस्टर हरीश साल्वे। ठीक है, सिर्फ यही आदमी है जो अगर मेरा केस लड़ेगा तो मैं जीत सकता हूं, अदरवाइज मैं तो हार रहा हूं, क्योंकि इतना स्ट्रांग लीगल नोटिस था। वेरी गुड। अब मिस्टर विकास जाते हैं, अप्रोच करते हैं मिस्टर हरीश साल्वे को, हरीश साल्वे का पीए ही बाहर से भगा देता है, अरे यार तुमसे मिलेंगे, जाओ, अभी समय नहीं है, समय नहीं है, उसे समय ही नहीं मिल पा रहा है बेचारे मिस्टर विकास को, अपॉइंटमेंट का समय ही नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत में है मिस्टर विकास। मिस्टर विकास नाउ अप्रोच करते हैं, एक दिमाग लगा के एक अप्रोच किया जाता है एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स को।
उनसे कहा जाता है कि सुनो, मैं तुम्हारा मेंबर हूं ना, हाँ जी मेंबर हूं, ठीक, देखो मेरी तो सुनी नहीं जाती, मेरी तो हरीश साल्वे जी सुन नहीं रहे, उनका पीए ही मुझे भगा देता है। पर आप तो एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स हो ना, आप तो लॉयर्स की पूरी एक एसोसिएशन हो। एक काम करो ना, मेरे बिहाफ पे मिस्टर हरीश साल्वे से बात करो ना कि वो मेरा केस लड़ने। आप लोगों को मैं पैसा देता हूं ना, बस वहां पे जाके सिर्फ उनसे हरीश साल्वे जी को कन्विंस कर सकते हो क्या? आप लोगों की शायद सुन सकते हैं क्योंकि आप एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स हो भाई। आपके अंदर कितने सारे लॉयर्स काम करते हैं, कितने सारे लॉयर्स आपके अंदर रजिस्टर्ड है। एक काम करो ना प्लीज, मेरे लिए, मैं आपको पैसे देता हूं ना, बताओ कितना पैसा चाहिए, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बट आप मिस्टर हरीश साल्वे को कहो ना कि मेरा केस लड़े। एसोसिएशन ऑफ लॉयर कहते हैं देखो भाई, जनरली हम ये सारे काम करते नहीं है, हमारा अलग ही चिल वाला माहौल रहता है, हम थोड़ा टेंशन फ्री रहने आते हैं। पर ठीक है चलो, तुम पैसे दे रहे हो ना, तुम्हारे लिए स्पेसिफिक सर्विस देता हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए एक स्पेशल सर्विस देते हैं। जनरली हम ये सब कामों में पढ़ते नहीं है, पर ठीक है चलो, पैसों की जरूरत है अभी एसोसिएशन को, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम हमारे मेंबर हो इसीलिए, कोई और होता ना हम करते भी नहीं, सिर्फ तुम मेंबर हो ना इसलिए, और स्पेसिफिक सर्विस दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि ये सारे हमारे नॉर्मल काम नहीं है, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए काम किया जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अप्रोच करते हैं मिस्टर हरीश साल्वे को, और हरीश साल्वे की बात सुनते हैं और मिस्टर विकास का केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। पर इस सब प्रोसेस के लिए जो इसने, सपोज करो एसोसिएशन को 20 लाख रुपीज दिए, सपोज करो एसोसिएशन को जो 20 लाख रुपीज दिए, क्या ये 20 लाख रुपीज टैक्सेबल होंगे इन द हैंड्स ऑफ एसोसिएशन? जल्दी से बताओ। टैक्सेबल? जी हाँ, टैक्सेबल होंगे, दैट टू पीजीबीपी में होंगे इन द हैंड्स ऑफ एसोसिएशन। व्हाई? बिकॉज बिकॉज द लॉ सेज दैट अगर एसोसिएशन ने, या फिर कोई ट्रेड, या फिर ट्रेड यूनियन हो गया, या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, कोई भी एसोसिएशन, ट्रेड, प्रोफेशनल या फिर अदर एसोसिएशन, इन्होंने अपने मेंबर्स को कोई स्पेसिफिक सर्विस दी जो जनरली अलाउड नहीं है, जनरली नहीं देती है एसोसिएशन, बट स्पेसिफिक सर्विस दी, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अपने ही मेंबर को दी और स्पेसिफिक सर्विस दी। तो उससे मिलने वाला कोई भी कॉम्पनसेशन, उनके हाथ में पीजीबीपी में टैक्स होगा। अंडरस्टूड? ये वाला केस भी समझ आया? देखो ना क्या कहता है, इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशनल या फिर कोई भी सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस, जनरल सर्विस नहीं, किसके लिए की है? मेंबर्स के लिए की है, किसी और के लिए नहीं। मेंबर्स के लिए करने वाले स्पेसिफिक सर्विस से इनकम जो हुई है बाय द ट्रेड, जो किसने कमाई है, ट्रेड, प्रोफेशनल या फिर सिमिलर एसोसिएशन है, वो कहां पर जाके टैक्स होगी? वो सीधा सीधा जाएगी और टैक्स कहां हो जाएगी? पीजीबीपी में। ये वाला पॉइंट नंबर 3 भी आप लोगों को समझ आता तो बोलो हाँ समझ आता है, बोलो जी समझ आता है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं। कहता प्रॉफिट्स ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। अब भैया ये क्या बला है? व्हाट इज दिस इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस? अच्छा सुनो ना, मेरी कुछ बातें सुनोगे क्या? एक मिसाइल इक्विपमेंट होता है, मिसाइल में लगने वाला एक इक्विपमेंट होता है, वो इंडिया में नहीं बनता, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। उसको इंपोर्ट करने के लिए ना सरकार ने दो कंपनीज को चुना हुआ है, पहली कंपनी क्या है बताओ ना? पहली कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और दूसरी कंपनी कौन सी है अपनी? DRDO। सिर्फ ये ही दो उसको क्या कर सकती हैं, मिसाइल इक्विपमेंट को प्रोक्योर कर सकती हैं। ठीक है, सरकार ने लिमिट भी लगा रखी है, कितने का प्रोक्योर कर सकते हो। सरकार कहते हैं मेड इन इंडिया पे काम करना है, तो टोटल हम है ना, हम टोटल चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ तक का इनफ फाइनेंशियल ईयर आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट कर नहीं सकते। तो सरकार ने लाइसेंस बांटे, 500 करोड़ रुपए के सरकार ने लाइसेंस बांटे। सरकार कहती है सुनो 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 HAL, हम देते हैं आपको राइट कि आप 300 करोड़ तक का आप क्या कर सकते हो, 300 करोड़ का आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो वो वाले मिसाइल इक्विपमेंट्स। और DRDO, आप 200 करोड़ तक का ही आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यस। बट क्या हो गया बीच में ही? ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मिसाइल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने लगी। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट आया DRDO के पास कि लाओ मिसाइल दो, कॉन्ट्रैक्ट आया DRDO के पास कि मिसाइल दो। ठीक है, अब DRDO कहता है यार मिसाइल तो मैं दे दूंगा, पर मिसाइल के इक्विपमेंट के लिए मेरे पास अब बचा ही नहीं है। देखो मेरे जो 200 करोड़ का मैं इंपोर्ट कर सकता था ना, मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूं।
मैं ऑलरेडी ये 200 करोड़ का इंपोर्ट पूरा कर चुका हूँ, फुलफिल कर चुका हूँ, और जो उससे मिसाइल बनी थी वो मैं आपको दे भी चुका हूँ। अब आप चाहते हो कि मैं दोबारा से आपके लिए मिसाइल बनाऊं, तो मुझे और इंपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे और इंपोर्ट करना पड़ेगा। बोलो ना, कह रहा है कि मुझे और इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट मेरे पास इंपोर्ट का लाइसेंस ही नहीं है। सरकार कहती है एचएएल से, भाई तेरा क्या है? सरकार ये कहती है तेरा कितने का इस्तेमाल हो गया? ये कहता है भाई मेरा हुआ है 200 करोड़ का इस्तेमाल बस। मेरा कितने का हुआ है? 200 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है। 100 करोड़ का अभी मेरे पास रखा हुआ है, यानी कि स्पेयर है, अभी बचा हुआ है। सरकार पूछती है कि तेरे पास कोई और ऑर्डर लगा हुआ है क्या? अभी नहीं लगा हुआ, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ, मेरे पास 300 थे, पर 200 का ही, 200 करोड़ का ही ऑर्डर था, मैंने पूरा का पूरा लगा दिया उसमें। मेरे पास अभी 100 करोड़ रुपए स्पेंड लगा हुआ है, फालतू में स्पेयर में पड़ा हुआ है। सरकार कहती है एक सेकंड रुक, ये 100 करोड़ का जो लाइसेंस है ना, डीआरडीओ को ट्रांसफर कर। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ से हमने मिसाइल्स लेनी है हमने, तो हमें आपको मिसाइल के इक्विपमेंट उससे मंगवाने पड़ेंगे। तो 100 करोड़ रुपीज का जो लाइसेंस तेरे पास फ्री ऐसे ही पड़ा हुआ है फालतू का, उसको क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे इन द नेम ऑफ डीआरडीओ। बट क्या ये अकेले ऐसे ही कर देगा? मतलब फ्री में कर देगा? इसने ये 300 करोड़ का लाइसेंस लेने के लिए पैसे दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? सरकार को दिए होंगे। तो ये क्या डीआरडीओ को 100 करोड़ रुपीज ऐसे ही ट्रांसफर कर देगा उसका लाइसेंस? नहीं। उसने कहा अरे सर, सरकार कह रही है तो कर देंगे, मना किसने की है? पर देखो 100 करोड़ की बात है ना, कम से कम 2 करोड़ रुपए तो मैं लूंगा, ट्रांसफर करने के 2 करोड़ रुपए तो मैं लूंगा। सरकार कहते हैं ठीक है दिलवा देंगे, ट्रांसफर तो कर। दिलवा दिया। सरकार ने ट्रांस वो जो इंपोर्ट करने का लाइसेंस था 100 करोड़ रुपीज का, वो डीआरडी को दिलवा दिया, और डीआरडीओ ने एचएएल को 2 करोड़ रुपीज दे भी दिए। अब जो एचएएल को ये 2 करोड़ रुपीज मिले हैं, क्या ये एचएएल के हाथ में टैक्सेबल होने वाले हैं? और होने वाले तो किस हेड में होने वाले हैं? तो कहता है बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली, और पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होंगे। समझे क्या? और पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होंगे। तो समझे इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस क्या है? शब्द में ही देखो, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, यानी कि इंपोर्ट को एंटाइटल करने के लिए, समथिंग विच एंटाइटल मी टू इंपोर्ट, ऐसा लाइसेंस जो मुझे एंटाइटल कर सकता है कि मैं ये चीज को इंपोर्ट कर सकूं, मैंने वही लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि जो 100 करोड़ की जो मुझे और कैपेसिटी देता था, एंटाइटलमेंट देता था कि मैं वो 100 करोड़ के मिसाइल इक्विपमेंट अभी और इंपोर्ट कर सकता हूं, मैंने वो ट्रांसफर कर दिया। और उस ट्रांसफर को करने से, उस सेल को करने से, ये 100 करोड़ के स्पेयर लाइसेंस को मैंने सेल करके जो 2 करोड़ रुपए कमाए है ना, वो मेरी पीजीपी इनकम कहलाई जाएगी। बोलो ना कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आता है क्या? पॉइंट नंबर 4, बोलो कि इतनी सी बात आप लोगों को और समझ आती है? छोटी सी बात है, देखो, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। कोई इंपोर्ट, ऐसा कोई लाइसेंस जो मुझे एंटाइटल करता है कि मैं कोई चीज को इंपोर्ट कर सकूं, उसको कहता हूं मैं इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। ठीक है। अब देखो यहां से 5, 6, 7 एक जैसे से पॉइंट है, एक जैसे से पॉइंट है, जिसमें सेवेंथ वाला तो बिल्कुल फोर्थ वाले जैसा है। कहता है कोई भी प्रॉफिट आया ऑन ट्रांसफर ऑफ, ऐसे ही जैसे इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस होते हैं, वैसे ही कस्टम्स में होते हैं, जो आपकी आईडीटी वाले सर यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ऐसे कुछ चीजें भी होती हैं जो ड्यूटी एंटाइटलमेंट या फिर ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट होते हैं। वो आपके पास वो लाइसेंस है, आपने क्या किया, आपके पास वो सर्टिफिकेट से लाइसेंस है, वो आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिए, उससे आप जो पैसा कमा रहे हो वो आपके हाथ में टैक्स हो जाएगा। एज इट इज फोर्थ वाले की जैसा ही सेवंथ वाला है, बस इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस की जगह कस्टम्स वाली बातें की गई हैं। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 5 पर आओ। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? सरकार को देखो मेक इन इंडिया करना है, और सरकार चाहती है कि देखो, सरकार का अगर अभी रिसेंटली भी अगर आप देखोगे ना, सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आया है, ठीक है, 2026 का। इकोनॉमिक सर्वे में भी कई जगह पर ऐसा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना बिगड़ा हुआ होता है। हम किसी से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, तो इससे सरकार का बजट भी हिलता है। तो सरकार चाहती है मैं करूंगी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट, एक्सपोर्ट जिंदाबाद, एक्सपोर्ट जिंदाबाद, एक्सपोर्ट करो, अच्छे से एक्सपोर्ट करो। जो जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे हम आपको सर्विसेज देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपको सब्सिडीज देंगे, पर आप एक्सपोर्ट करो, अपने देश को प्रमोट करो। ये सरकार का चलाने का तरीका, सरकार चलाई जा रही है ये सब चीजें कि एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। सब लोग कहते हैं एक्सपोर्ट तो करेंगे, हमें क्या मिलेगा ये बताओ ना। हर आदमी तो बिजनेस कर रहा है तो पैसे की बात करता है। सरकार कहती है अगर आप ये वाला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो ना,
तो हम आपको कुछ कैश सपोर्ट देंगे। कैश सपोर्ट देंगे मतलब हम आपको कुछ कैश में सब्सिडीज दे देंगे कि ठीक है कि आप इतने का आप क्या करो, इतने का आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको इतना आपको पैसा दे देंगे, कैश में भिजवा देंगे आपको पैसा। तो सरकार ने कॉम्पनसेटरी सपोर्ट दिया कि आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे। ठीक है, पर किस में देंगे? कैश में देंगे। सुनो ना, किस में देंगे? हम सिर्फ और सिर्फ कैश में देंगे। कैश में अगर सरकार कोई सपोर्ट दे देती है, या तो दे दिया है या देने वाली है, कमिट कर चुकी है किसी भी पर्सन को अगेंस्ट द एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट करो, उससे रिलेटेड हम आपको कुछ पैसा देंगे, सपोर्ट देंगे। ठीक है, या तो पैसा दे दिया होगा या देने वाले होंगे, उसको हम कहां पर मानेंगे? जो पैसा मुझे मिलेगा वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। यानी सरकार आपको एक तरफ से दे तो रही है, ऐसे देखो 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 देखो, सरकार ऐसे देती है, ऐसे छीन भी लेती है। आपको एक तरफ से दिया कि जाओ लो हमसे एक्सपोर्ट्स लो, एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो लो, कैश सपोर्ट हमसे लो, पर वहां से कहेगी टैक्स भी तो ये आपका प्रॉफिट है। तो इन ऑल सरकार सब काम कर लेती है, पर 100% नहीं देना होता आपको। टैक्स भी तो दे दोगे, कितना दे दोगे? मैक्सिमम 40%, 50, मैक्सिमम 45%, फिर भी कुछ तो आपके पास आए, वही वाली बात है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 कहता है, अब ऐसे ही कुछ कस्टम्स की बात होती है। कस्टम्स में आपको पता है ना, कुछ इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है आपको। यस, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। सरकार कहती है कोई बात नहीं, हम आप कुछ आइटम आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें तो इन कुछ आइटम्स पर हम आपकी ड्यूटी को ड्रॉबैक कर देंगे, यानी कि जो हम कस्टम ड्यूटी आपसे चार्ज करते हैं वो हम आपको वापस कर देंगे। तो अगर कोई ऐसी ड्यूटी आपको मिल गई है या मिलने वाली है तो वो भी आपकी इनकम बन गई। इनकम बन गई तो टैक्स कर दो उसे भी। तो पॉइंट नंबर 6 वही कहता है कि ड्यूटी रीपेड और रिपेबल एज ड्रॉबैक अंडर द कस्टम्स, वो भी आपकी इनकम बनती है और उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 एक बार पढ़ने वाली चीज थी, वो समझ आ गई क्या? पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? 5, 6, 7 भी कंप्लीट हो गया क्या? क्या मैं अब पॉइंट नंबर 8 पर आ जाऊं? क्या मैं जल्दी से बताओ पॉइंट नंबर 8 पर आ जाऊं? चलो जी, पॉइंट नंबर 8 के लिए फिर से मुझे अपनी किताब पर आना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कुछ, और मुझे आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। देखो, एक कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना है, आई होप सुना ही होगा। किसी ने इस कंपनी का नाम नहीं सुना तो अपने आप को पहले मुंह पर पानी डालो, उसके बाद लेक्चर देखना। ठीक है, LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। इसमें एक एजेंट है, एजेंट का नाम है एजेंट विनोद। ठीक है, एजेंट का नाम क्या है? एजेंट विनोद। अब LIC ने एजेंट विनोद को एक ऑफर दिया, एक काम करो, अगर आप अगले इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप अगर 2 करोड़ रुपीस के प्रीमियम वाली पॉलिसीज कर देते हो, इन टोटल जिसका प्रीमियम 2 करोड़ रुपए आ रहा है, ठीक है ना, 3 महीने के अंदर अंदर आपने इतनी पॉलिसी कर दी है कि जिसका सम टोटल ऑफ द प्रीमियम 2 करोड़ रुपीस आता है, तो मैं आपको थाईलैंड की ट्रिप ऑफर करूंगा। बताओ, हम पे तो लिखा ही नहीं जाता थाईलैंड। तो थाईलैंड की ट्रिप ऑफर करेंगे हम। ठीक है, बट आपके लिए शर्त क्या? 3 महीने के अंदर अंदर आपको 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम वाला हमारे को पॉलिसी करा के देनी है। ठीक है ना, सम टोटल ऑफ द पॉलिसी आपको 2 करोड़ का प्रीमियम बनना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके एक ही प्रीमियम, आपकी एक ही पॉलिसी होनी चाहिए 2 करोड़ की। टोटल पॉलिसीज करो 3 महीने के अंदर अंदर, पर आप 2 करोड़ रुपए की पॉलिसीज करके दो। एजेंट विनोद नाम से ही देखो, बड़े एकदम ऐसे हैं कि काम करने वाले ही हैं, है ना। 3 महीने घर जाना छोड़ दिया, दूसरों के घर पे जा जाके उन्हें मारने पर ही लगे कि देखो आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, आपको LIC कराने की जरूरत है, आपके बीवी बच्चों की सोचो, ये सोचो। हर आदमी को इन्होंने इमेजिनेशन में मारा है। ठीक है, 3 महीने तक हर आदमी को मारते रहे, और 2-2 करोड़ की ऐसे कर कर, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रीमियम करा करा के 2 करोड़ का प्रीमियम कर दिया कंप्लीट। समय से पहले ही इतना मार दिया लोगों को कि 2.5 महीने में ही इन्होंने कंप्लीट कर दिया। वेरी गुड। कंपनी वाले बड़े खुश हुए। कंपनी वाले कहते हैं कि जाओ बेटा, थाईलैंड घूम के आओ, थाईलैंड घूम के आओ, पर ज्यादा खुश मत हो, फैमिली के साथ जाना। ठीक है, फैमिली के साथ जाना, थाईलैंड घूम के आना, अकेले नहीं जाने देंगे भाई। ठीक है, वेरी गुड। तो थाईलैंड ये घूमने चले गए। अब बताओ ना, थाईलैंड गए तो हमने कहा थाईलैंड की क्या क्या इन्होंने सर्विसेज दी, क्या क्या सर्विस दी उनकी? एयरप्लेन, ठीक है, होटल, होटल की सर्विस दी होगी, एयरप्लेन की सर्विस दी होगी। यार हम ये 2 सर्विसेज दे रहे हैं, बाकी रहना घूमना खाना पीना नहीं, रहना तो हमने दे दिया, खाना पीना घूमना आपका। ये 2 सर्विसेज हम दे रहे हैं थाईलैंड जाने की, आने की, उस पर रुकने की। ठीक है, खाने की आपकी जिम्मेदारी, घूमने की आपकी जिम्मेदारी, कुछ खरीद के लाना हो तो वो आपकी जिम्मेदारी।
ठीक, तो हमने ये दो ऑफर हमारे को मिले, ठीक है जी, हमारे को एयरप्लेन की रिटर्न टिकट्स मिल गई और हमारे को होटल के स्टेज भी मिल गया। कितने दिन का मिला? 4 days 5 nights। 4 days 5 nights का मुझको क्या मिला? ऑफर मिला। अब समझो, मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा एयरप्लेन की कितने की टिकट होगी थाईलैंड की। रिटर्न टिकट मिला के, मैं कह रहा हूँ रिटर्न टिकट मिला के भी ना 50,000 रुपये। देखो भाई, मुझे नहीं पता, मैं कभी थाईलैंड नहीं गया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ रिटर्न टिकट मिला के भी 50,000 रुपये का मेरा खर्चा होना है प्लेन का। ठीक है। होटल रुकने का मान लो इतना ही, मान लो 30,000 के आसपास कुछ मान लो, 30,000 के आसपास मान लो, हो सकता है ज्यादा हो सकता है, भैया मैं नहीं गया कभी थाईलैंड। जो लोग गए हों एक्सपीरियंस लोग मुझे बता देना प्लीज मैसेज में कि सर ज्यादा लगता है। ठीक है ना, फिर मैं उसी हिसाब से प्लान करूंगा। 50,000 और 30,000 हो गया अप्रोक्सीमेटली, मान लो 80,000 रुपीज का क्या किया एल आई सी ने मुझे, एल आई सी ने मुझे बेनिफिट दिया है। यानी कि थाईलैंड में उसने मुझे कैश नहीं दिया, पर उसने मुझे थाईलैंड की ट्रिप में एयरप्लेन दिया, होटल की सर्विसेज दी, तो उसने अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज उसने मुझसे मुझ पर खर्च किए। हाँ जी, किए उसने मुझ पर खर्च। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये 80,000 रुपीज जो एक तरह से इनडायरेक्टली मुझे काइंड में मिले, कैश में नहीं मिले, काइंड में मिले, क्योंकि मेरा एयरप्लेन की टिकट हो गई, हॉस्टल की टिकट, होटल की टिकट हो गई, तो ये 80,000 रुपीज जो मेरे को कैश में मिले, क्या ये मेरी पीजीबीपी इनकम है? बोलो ना, क्या ये मेरी पीजीबीपी इनकम है? तो यस, इट इज माय पीजीबीपी इनकम, और इसको मुझे टैक्स करना पड़ेगा पीजीबीपी इनकम में। सुनो ना, ये तो मैंने जवाब, मैंने तो बोला जब ये काइंड में मिला हो। बट समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कहते कैश देंगे, ट्रिप टू थाईलैंड कैंसिल, सीधा आपको रुपीज 80,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो क्या ये भी पीजीबीपी है? यस, ये भी पीजीबीपी है। तीसरी चीज कहती है कंपनी एल आई सी, तीसरी चीज कहती है ये काम करते हैं कैश प्लस काइंड हम देते हैं। अब इन्होंने तीसरा ऑप्शन क्या दिया, एक काम करो हमसे 20,000 रुपये तो कैश ले लो, ठीक है, प्लस क्या करता है 60,000 की ना, 60,000 की आप अयोध्या में, अयोध्या राम मंदिर की एकदम ट्रिप करके आओ, कई दिन रुक कर आओ आराम से, हम 60,000 रुपये देते हैं। ठीक है, प्लेन से आना जाना करेंगे, होटल में रुकना करेंगे, खाना पीना भी हम ही दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। यानी कि कैश मतलब इन काइंड में ही दिया, ये ट्रिप भी इन काइंड दिया, पर उसका खर्चा 60,000 रुपये होना है, सपोज कर लो। ठीक है ना, ऐसी बात कर दी गई। इन ऑल, तो या तो आप काइंड में दो, या फिर आप कैश में दो, या फिर आप पार्टली इन काइंड दो, पार्टली इन कैश दो, सब कुछ चलेगा। क्या सब कुछ चलेगा? बट ये जो आपने ये जो पैसे दिए ना, कोई सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए, किसके लिए? आपने बिजनेस से रिलेटेड आपने कोई पैसा दिया जिससे कि वो सेल्स टारगेट अचीव कर सके, आपको इंसेंटिव कोई गिफ्ट दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, तो वो सब क्या कहलाए जाते हैं? वो सब भी आपके पीजीबीपी में टैक्स कराए जाते हैं। बोलो ना, क्या आप लोगों को ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया? चाहे काइंड हो चाहे कैश हो, कैश इन कैश प्लस काइंड हो। लोग कह रहे हैं सर, आप थाईलैंड से आप अयोध्या आ गए, पर चलो कोई बात नहीं, दिल की गहराइयों तक जाओ ना, कॉन्सेप्ट तक जाओ, कहाँ थाईलैंड जाना है आप लोगों को? बाद में जाना ना, अभी सीए तो बन जाओ। तो ठीक है ना, तो काइंड कैश और कैश प्लस काइंड कुछ भी चलेगा, क्या कुछ भी चलेगा। आ जाओ जी, पढ़ते हैं। कहता पॉइंट नंबर 8, any gift benefit or perquisite arising due to the business or profession whether convertible into money or not, चाहे आप मनी में उसको कन्वर्ट कर पाओ नहीं कर पाओ, चाहे वो कैश में मिला हो, कैन में मिला हो, पार्टली इन कैश मिला हो, या फिर पार्टली इन काइंड मिला हो, क्या चलेगा? क्या? जी हाँ चलेगा, वो पीजीबी में टैक्सेबल होगा। अच्छा एक और बात सुनो ना, क्वेश्चन का एक पॉइंट है कि सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर ने अपने एम्प्लॉय को गोल्ड ज्वेलरी दे दी, जिसका जिसका अमाउंट था 30,000 रुपीज एज अ गिफ्ट, कि अगर वो उसका एम्प्लॉय सेल्स टारगेट अचीव करेगा तो उसको गोल्ड ज्वेलरी मिलेगी गिफ्ट में, जिसकी वैल्यू होगी 30,000 रुपीज। बताओ ना, क्या सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए काम किया गया? यस। ये बिजनेस से रिलेटेड किया गया? यस। ठीक है, तो उसको बताओ ना, क्या पीजीबी में टैक्सेबल होगी? 100% टैक्सेबल होगी, पीजीबी में ही टैक्सेबल होगी। ये वाला पॉइंट भी हो गया क्या, एट्थ वाला? समझ आता है क्या आप लोगों को? क्या मैं नाइन्थ वाले के लिए बढ़ जाऊं क्या? तीन ही बचे हैं, एक तरह से मानो 9 10 11 ही बचे हैं। ठीक है ना, 12 और 13 ये दोनों के दोनों आप कैपिटल गेन में समझ पाओगे, कैपिटल गेन में ही आप अप्रिशिएट कर पाओगे। यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आएगा, कैपिटल गेन में ही इस अप्रिशिएट कर पाओगे जब इनसे रिलेटेड मैं सेक्शंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो 12 और 13 में कुछ नहीं है, बस ये तीन पॉइंट और बचे हैं आपके लिए। देन इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 28 हो जाएगा खत्म। बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 9 पर आओ। कहता है कोई मुझे इंटरेस्ट मिला, कोई मुझे सैलरी मिली, कोई मुझे कमीशन मिला, कोई मुझे बोनस मिला। क्यों मिल रहा है मुझे ये सब? क्योंकि मैं पार्टनर हूं। किधर का?
पार्टनरशिप फर्म का। इसलिए मुझे ये समझना, यानी कि मेरी पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर, मैं एक पार्टनर हूं तो मुझे क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, बोनस दे रही है। वेरी गुड सर, सब कुछ दे रही है, प्रॉफिट ही नहीं दे रही, प्रॉफिट ही नहीं दे रही। अरे याद करो, एक सेक्शन, बचपन की याद है थोड़ी सी ताजा करो, आर्टिकलशिप करी होगी, डमी नहीं करी है तो याद करो कि सेक्शन नंबर 10(2)(a) होता है, सेक्शन नंबर 10(2)(a) होता है, जो क्या कहता है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर देती हैं, वो प्रॉफिट फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। इसी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ने पहले कभी क्लासेस ले रखी हैं तो पता नहीं, पर अगर इसी का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो, विच इज नोन एज अ फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटीज, FTE, फिजिकली ट्रांसपेरेंट एंटिटी उधर आता है। क्या है कैसे है पढ़ेंगे, उधर ही पढ़ेंगे, अभी इधर मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो आ जाओ, प्रॉफिट्स की बात मैं कर रहा था, तो प्रॉफिट्स क्या होता है, 10(2)(a) में एग्जाम हो जाते हैं इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, इसलिए जब पार्टनर के हाथ में एग्जाम है तो उसकी बात करने की जरूरत है क्या कि वो पीजीबी में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। अबे ऑब्वियसली वो मिल ही नहीं रहा तो टैक्स हो कैसे सकता है, इसलिए प्रॉफिट की बात तो की ही नहीं जाती है। बात किसकी की गई, इंटरेस्ट की, सैलरी की, कमीशन की, बोनस की। अच्छा, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा सर, कुछ बचपन का धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है कि सेक्शन, मतलब एक कोई सेक्शन होता था जिसमें इंटरेस्ट और सैलरी के ऊपर भी एक लिमिट हुआ करती थी कि आप इंटरेस्ट इससे ज्यादा नहीं दे सकते, सैलरी रेम्यूनरेशन इससे ज्यादा नहीं दे सकते, वो, हाँ वो भी आपको याद रखना है। सेक्शन नंबर 40B होता था वो, कि आप एक एक्सटेंड तक ही देते थे, उससे ज्यादा दिया तो जो एक्सेस दिया वो आपका डिसअलाउड हो जाता था, आपकी इनकम में जुड़ जाता था। 10(2) आपने पढ़ लिया। एक पता सेम चीज आपके में सेक्शन नंबर 19040 TDS TCS चैप्टर में आएगी, वो कहेगी फर्म फर्म सुनो, पार्टनरशिप फर्म सुनो, अगर आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी ऐसा देते हो ना, और वो 20,000 से ज्यादा का देते हो ना, तो उस पर 10% का TDS काटना, TDS काटना, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए आपने कितने का दिया। तो 10% का क्या काटोगे, TDS काटोगे। तो ये सारे तीनों पॉइंट है ना, ये मैंने इंटरलिंक करके दे दिए कि जब आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इधर आओगे ना, तो आपको तीनों चीजें लिंक होनी चाहिए कि इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस से रिलेटेड ये तीन चीजें तीन अलग अलग जगहों पर दी हुई है, जो आपको एक ही बार में याद आ जानी चाहिए। अंडरस्टूड, बोलो ना, क्या इजी है, समझ आता है क्या ये वाली बात भी। पॉइंट नंबर 9 भी हो गया क्या, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 10 में थोड़ी देर बाद पे आता हूँ, ठीक है, लास्ट पे आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, पहले पॉइंट नंबर 11 करा देता हूँ। पॉइंट नंबर 11 की बात करो, कहता है कोई भी सम मुझे मिला अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम बाय वे ऑफ अ बोनस। अच्छा, कुछ कीमैन होते हैं हमारी कंपनी के, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। बिजनेस में ना पता है कुछ सीईओज हैं, CFOs हैं, CMOs हैं, COOs हैं, CS हैं, ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग पाए जाते हैं मेरे बिजनेस में। और वो बड़े बड़े लोग मेरे बिजनेस के लिए पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो लोग गए ना तो मतलब बिजनेस ज्यादा चल पाएगा नहीं, इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं वो लोग। तो मैंने क्या किया, उनका ख्याल रखने के लिए बहुत अलग अलग फैसिलिटीज में देता हूँ, ठीक है ना, उनके लिए घर भी दिया हुआ है, उनके लिए ड्राइवर भी दिया हुआ है, कार भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, उनके बच्चों की बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन करवा रहा हूँ, उनकी फैमिली का सब मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह एवरीथिंग मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या किया, अपने डायरेक्टर की भी तो ख्याल रखूंगा, तो मैंने डायरेक्टर के नाम पर भी क्या करवा दिया मैंने, मतलब जो CEO CFOs वगैरह जो मेरे की मैन लोग हैं, जो की पर्सन है मेरी कंपनी के, मैंने उनकी भी इंश्योरेंस करवा दी कि इन्हें कुछ हो गया तो भैया मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाए, इनकी लाइफ की भाई कुछ तो वैल्यू हो मेरे लिए। जी, तो मैंने उनकी पॉलिसी करवा दी। अब वो पॉलिसी हो गई मैच्योर, ठीक है ना, उसमें जो आप जानते हो ना, पॉलिसी जब मैच्योर होती है तो कुछ सम ऑफ बोनस वगैरह भी आपको साथ में मिलता है, तो बोनस को भी इंक्लूड कर दो, तो जो एक्चुअल आपका आपकी क्या थी, सरेंडर वैल्यू प्लस, सॉरी सम अश्योर्ड प्लस बोनस जो आपको मिलेगा, वो आपको जो फाइनल फिगर आपको मैच्योरिटी पर मिलेगी, वो कहाँ टैक्सेबल होने वाली है, प्रॉब्लम इसी बात की है, वो कहाँ टैक्सेबल होने वाली, तो कहता है सुनो, अगर वो मेरे कीमैन को ही मिल गई, अगर वो मेरे कीमैन को ही मिल गई, तो कीमैन और मेरा क्या रिश्ता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता है, तो सैलरी हेड में चली जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगी कीमैन के हाथ में। अगर मैं कहता हूं कि कीमैन को नहीं देना, मैंने अपने लिए कराई थी ना, तो कंपनी को वापस देना, मेच्योरिटी अमाउंट जो भी आएगा वो कंपनी के नाम पे कंपनी को वापस मिलनी चाहिए। तो अगर कंपनी को मिल रही है तो वो पीजीबीपी में चला गया, कंपनी को मिल रही है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी कंपनी के लिए। पर सुनो ना, कीमैन को नहीं मिली, कीमैन को वाइफ को मिली, माइट बी आफ्टर द डेथ, कीमैन की वाइफ को मिली,
तो वाइफ के हाथ में किस जगह जाएगी? कहता है अदर सोर्सेस में जाएगी। वाइफ थोड़ी ना सैलरी में जाके टैक्स देगी, वाइफ थोड़ी ना पीजीपी में देगी, वाइफ कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेस में, क्योंकि वाइफ और कंपनी का कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था क्या? नहीं था। समझे क्या? अच्छा दूसरी बात सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके भी कुछ होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके भी कुछ लोग होते हैं। हाँ जी होते हैं। अच्छा इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं रखता कंपनी के साथ। क्यों नहीं रखता? अरे भाई जब एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया तो फिर किस बात का वो इंडिपेंडेंट बचा? इंडिपेंडेंट नहीं बचा। तो इसलिए वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप एक्सिस्ट नहीं करता। कंपनी को मिल नहीं रहा तो पीजीपी में भी नहीं जा सकता। तो ये भी कहां जाके टैक्स होगा? अदर सोर्सेस में जाके टैक्स होगा। ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली कंपनी की। क्या पार्टनरशिप फर्म, यहां जो ऊपर देखो ना पॉइंट नंबर 9 में जो पार्टनरशिप फर्म थी, क्या वो पार्टनर्स का लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्स का इंश्योरेंस करा सकती है क्या? वो भी कीमैन इंश्योरेंस माना जाएगा क्या? जी हाँ। क्या वो भी करा सकती है क्या? तो केआईपी यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी पार्टनर्स का भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सुनो ना, कंपनी ने पॉलिसी करवाई, कंपनी हर साल उसका प्रीमियम भी तो दे रही होगी। कंपनी हर साल उसका प्रीमियम भी तो दे रही होगी, तो जो प्रीमियम दे रही है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है और उसकी कंपनी को डिडक्शन मिलती है, यानी कि वो खर्चे माइनस कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स में से। तो प्रीमियम जो पे करती है ना कंपनी, वो अलाउड होती है डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 में पढ़ना कि वहां से ये माइनस हो जाती है, वहां से उसकी डिडक्शन मिल जाती है, तो कंपनी इसको ऐसा खर्चा क्लेम कर सकती है। अगर उसकी मेच्योरिटी पर हम पैसा उनको टैक्सेबल करा रहे हैं तो उसका प्रीमियम का भी खर्चा हम उन्हें देंगे कि नहीं देंगे? डेफिनेटली देंगे। ठीक है ना? और टैक्सेबिलिटी वाली मैंने बात बता दी कीमैन इंश्योरेंस की। कंपनी को मिलेगा तो पीजीपी में, एम्प्लॉयर ऑन रिटायरमेंट मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा रिटायरमेंट पे तो सैलरी पे चले जाएगा। और अगर किसी और को मिलता है, ऐसे मेंबर को जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाता है, जिसका एग्जांपल आपको बताया मैंने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोलो ना कि आपको ये वाली बात भी समझ आती है आराम से? इजी है ये वाली बात? अभी जल्दी से बताओ, क्या ये भी आप लोगों को समझ आ गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं पॉइंट नंबर 10 की तरफ? क्या मैं आगे बढ़ के पॉइंट नंबर 10 को आप लोगों को समझाना शुरू करूं? बताओ। चल आई मूव फॉरवर्ड। हम्म कहता है कोई भी सम जो मिल गया है या मिलने वाला है, कैश में या फिर कैंड में, अंडर एन अग्रीमेंट, अंडर एन अग्रीमेंट। आ जाओ जी, पॉइंट नंबर 10। अब ये वाला हमारे को समझना है अच्छे से। मैं दो एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 10, इसका पॉइंट नंबर ए पढ़ते हैं। सुनो ना मेरी बात अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनोगे क्या? दो कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, और एक कंपनी क्या है, एक्स वाई सी लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। और इन दोनों के कंपटीशन के चक्कर में पता है क्या हो रहा है? इन दोनों के कॉम्पिटिटर्स कंपटीशन के चक्कर में क्या हो रहा है कि दोनों, ये प्राइस गिरा देता है तो ये भी गिरा देता है, फिर ये थोड़े से ज्यादा गिराता है, एक्सवाइजी थोड़े से ज्यादा गिराता है, फिर ये थोड़े से और गिराता है, ये थोड़े और ज्यादा गिरा देता है, फिर ये थोड़े और गिराता है, ये उससे भी ज्यादा गिरा देता है कंपटीशन के चक्कर में। पर ऐसे करते करते एक ऐसी सिचुएशन बन गई, एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहां पे अब ये दोनों प्रॉफिट्स बहुत कम रह गए, इनके प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे। तब इन लोगों को एक दिमाग आया कि भैया ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, कुछ ना कुछ हमारे को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमारे को करना पड़ेगा। तो इन दोनों ने एक अग्रीमेंट किया, इन दोनों ने एक अग्रीमेंट किया। कहता है कि सुन भाई, सुन, एक काम करते हैं, हम दोनों प्रीपेड भी देते, सपोज करो हम मोबाइल कंपनी है, हम दोनों प्रीपेड ऑप्शन भी देते हैं, पोस्ट पेड भी ऑप्शन भी देते हैं। ठीक है, हम दोनों बढ़िया कमा रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं प्रीपेड छोड़ देता हूं, तो पोस्ट पेड छोड़ दे, यानी कि मैं प्रीपेड में नहीं आऊंगा और तो पोस्ट पेड में मत आना। ऐसा कोई अग्रीमेंट किया कि हम दोनों अब एक दूसरे तरह से कंपटीशन करना बंद करते हैं, अलग अलग डोमेन कर लेते हैं, भाई तू प्रीपेड चला ले, मैं पोस्टपेड चला लेता हूँ, ऐसे ही काम चला लेते हैं। बता, इससे दोनों के प्रॉफिट तो बने रहेंगे, नहीं तो यही लड़ाई में तू कम करेगा प्राइस, मैं कम करने लगूंगा, तू कम करेगा, मैं कम करने लगूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा अपना भाई। ऐसे तो अपना प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे, हम बिजनेस चला ही नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम चलने लगी। तो इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, प्रीपेड तू चला ले, पोस्टपेड मैं चला लेता हूं, हम दोनों एक दूसरे काम में दखल नहीं देंगे। इसके लिए क्या हुआ, आपस में एक दूसरे ने थोड़ा बहुत एक्सचेंज किया, पैसा नेगोशिएट किया कि देख प्रीपेड में ज्यादा एम्प्लॉय, ज्यादा कस्टमर्स हैं, अगर मैं वो छोड़ रहा हूं तो मुझको ज्यादा पैसा भी चाहिए होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, इन ऑल एक कंक्लूजन बना कि एबीसी लिमिटेड जो होगी ना, एबीसी लिमिटेड जो होगी ना,
वो एक्स वाई जेड लिमिटेड को, देखो प्रैक्टिकलिटी में मत जाओ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एबीसी लिमिटेड जो होगी ना, एक्स वाई जी लिमिटेड को कितना 200 करोड़ रुपीज देगी, 200 करोड़ रुपीज देगी, और फिर अब एक्स वाई जी लिमिटेड नहीं आएगी पोस्टपेड के सर्विसेज में। ठीक है ना, ऐसा कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अच्छा, अब जो एबीसी ने एक्स वाई जी को जो पैसा दिया ना, इसको कहते हैं नॉन कॉम्पीट फीस। क्या कहते हैं हम इसे? नॉट कॉम्पीट फीस, यानी कि कंपटीशन नहीं करने की फीस हम दे रहे हैं। नॉन कॉम्पीट फीस यानी कंपटीशन फीस पे करने की फीस, मतलब कंपटीशन ना पे करने की फीस दे रहे हैं। और ये सब हुआ किसके अंदर? एक अग्रीमेंट के अंदर। देखो बिना लिखे हुए तो ये सब ऐसा हो नहीं सकता नहीं हम मान जाएंगे, कहीं ना कहीं लिखवाना पड़ेगा ना, फोर्सेबल बनाना पड़ेगा ना। तो बनाया अग्रीमेंट के थ्रू। तो ये जो पैसा, ये 200 करोड़ रुपीज मिला ना, ये भी पीजीबीपी में जाके टैक्सेबल होता है। ये भी कहाँ जाके टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी में जाके टैक्सेबल होता है। बोलो ना, क्या ये वाली बात समझ आई? कोई भी केस जिसमें कि हम कंपटीशन ना करने की, नॉन कॉम्पीट यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है, उसकी हम फीस दे रहे हैं, वो सब कहाँ जाके टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। बट एक शर्त है, क्या होनी चाहिए? शर्त क्या है? अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। बोलो ना, क्या ये वाली बात भी समझ आ गई आप लोगों को? मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? यस। पॉइंट नंबर, इसी में ही 10 में ही एक और पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर बी, इसको ध्यान से समझना। यस। पॉइंट नंबर बी, समझो। एक कंपनी है, कंपनी है ए बी सी लिमिटेड। ठीक है जी। इन्होंने थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग करी, और इन्होंने एक क्या बनाया? केमिकल फॉर्मूला बना लिया। वो क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करी? बूढ़ों को जवान बनाने की। नहीं, वो वाला नहीं। एज कम करने की दवाई बना ली, एज कम करने की दवाई बना ली कि आपकी एज कम हो जाएगी। बन गई, केमिकल फॉर्मूला बना लिया। बहुत इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ना, रियल लाइफ में भी तो चल रहे हैं। सपोज करो बना लिया, वेरी गुड। अब इस केमिकल फॉर्मूला को बनाने में कई साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी से बताओ। साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे। यस, साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो एबीसी लिमिटेड को डर था कि ये साइंटिस्ट कहीं ये केमिकल फॉर्मूला मेरे किसी राइवल को ना बेच दें, मेरे किसी राइवल को ना बेचता है। तो एबीसी लिमिटेड ने क्या किया? साइंटिस्टों को, सब साइंटिस्टों को के साथ एक क्या किया? अग्रीमेंट करा। अग्रीमेंट करा, और उस अग्रीमेंट में लिखा कि आप कोई भी ये चीज नॉन शेयरिंग अग्रीमेंट है। ये क्या है? नॉन शेयरिंग अग्रीमेंट, यानी कि आप ये जो केमिकल फॉर्मूला है ना, किसी को भी आप शेयर नहीं कर सकते। इट इज अ नॉन शेयरिंग अग्रीमेंट। क्या है? नॉन शेयरिंग अग्रीमेंट, कि आप ये केमिकल फॉर्मूला किसी को भी आगे शेयर नहीं कर सकते, किसी को भी बता भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं बता सकते। कोई सपने में भी आके पूछे तो भी नहीं बता सकते। ऐसा कोई अग्रीमेंट होगा कि अग्रीमेंट किया नॉन शेयरिंग। अच्छा, फॉर दैट क्या है? ठीक है, आप ये शेयर मत करना, हम आपको 10 करोड़ रुपीज आज दे रहे हैं, हम आपको 10 करोड़ रुपीज आज दे रहे हैं, प्लीज ये फॉर्मूला कभी भी किसी के भी साथ शेयर मत करना। तो जो एबीसी लिमिटेड ने साइंटिस्ट को ये 10 करोड़ रुपीज दिया ना, ये भी पीजीबीबी में जाके टैक्सेबल हो जाएंगे एज अ नॉन शेयरिंग फीस। एज अ नॉन शेयरिंग फीस जो मिली है वो पीजीबीपी के हाथ में जाके क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, मुझे इसी में आप लोग ऊपर एक बात और करनी है, दैट इज पॉइंट नंबर ए में। देखो ना, हमने नॉन कॉम्पीट फीस करी थी। नॉन कॉम्पीट फीस में देखो, मेरी एक बात सुनो। जो एक्सवाईसी लिमिटेड है, जिसको 200 करोड़ रुपीज मिले, इसके हाथ में तो भाई देखो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। ये वाली बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या? हाँ जी, कर चुके हैं। बट एबीसी लिमिटेड के हाथ में क्या है? एबीसी लिमिटेड के हाथ में क्या है? तो कहा गया कि एबीसी लिमिटेड के हाथ में देखो ना, उसको तो एक एसेट मिल गया। उसके लिए तो ये एक एसेट है। 200 करोड़ रुपए देके उसने तो अपने लिए एक एसेट जनरेट कर लिया, कि अब उसका कंपटीशन खत्म हो गया। यानी कि अब एक्स वाई जी लिमिटेड अब एबीसी के बिजनेस में नहीं आ सकता है। यानी कि क्या हुआ समझो, उसने 200 करोड़ रुपीज देके अपने लिए एक इंटेंजिबल असेट बनवा लिया। क्या बनवा लिया? अपने लिए एक इंटेंजिबल असेट, यानी कि उसे एक राइट मिल गया, उसे एक राइट मिल गया। समझे क्या? इंटेंजिबल असेट है। तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा ना, ये ऐसा नहीं करेगा कि ये मैंने 200 करोड़ रुपए दिए तो चलो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, इसको पीजीबीपी से माइनस कर देते हैं, यानी कि मैं अपना प्रॉफिट कम कर देता हूं 200 करोड़ से। ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या करेगा? कहेगा देखो, ये मेरे लिए एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, मुझे एक राइट मिल गया है। तो कहता है जो 200 करोड़ रुपीज है ना, इसका सिर्फ वो डेप्रीशिएशन जो इंटेंजिबल एसेट पर लगता है 25%, वो इतना 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 क्या करेगा? चार्ज करता रहेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट इज 50 50 CR रुपए वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 साल में डेबिट कर लेगा। 4 साल में क्या कर लेगा? डेबिट करके उसको चार्ज कर देगा।
बोलो ना। इकट्ठा 200 की जगह इट इज एन इंटेंजिबल असेट और उस पर वो 25% की क्या लेगा, डेप्रिसिएशन। वो कौन लेगा, एबीसी लिमिटेड। इसके लिए तो पीजीपी इनकम बन जाएगी, दैट टैक्सेबल हो गया और इसको 4 साल में हमने डिडक्शन दी थी। बोलो ना, क्या समझ आ गई कि ये वाली बात भी, ये दोनों बात। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 10। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा। कहता है कोई भी सम जो रिसीव है या फिर रिसीवेबल होने वाला, चाहे कैश में हो, काइंड में हो, या फिर कोई भी मतलब अंडर एन अग्रीमेंट जरूरी है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है वो, फिर कहता है किस लिए हो, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू द बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि नॉन कॉम्पीट, आप कोई ऐसा बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करोगे, नॉन कॉम्पीट फीस। या फिर कहता है नॉन शेयरिंग ऑफ एनी, हम कोई शेयर नहीं करेंगे, किसको, कोई नो हाउ को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, लाइसेंस को, फ्रेंचाइज को, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ अ सिमिलर नेचर, या फिर कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई टेक्नोलॉजी जो असिस्ट करती है मैन्युफैक्चर को या फिर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स को और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को, यानी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, गुड्स प्रोवाइड करने में काम आती है, सर्विसेज देने में काम आती है। ऐसी कोई अगर हम इंफॉर्मेशन, नो ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब हम नहीं शेयर करते हैं, उसके लिए जो पैसा मिलता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, पीजीपी में टैक्सेबल होता है। पर इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अंडर एन अग्रीमेंट, सब कुछ होना चाहिए अग्रीमेंट के लिए। अब मैंने देखो पॉइंट नंबर ए में आपको कुछ बताया था, रेसिपिएंट के लिए ये पीजीपी में टैक्सेबल होता है, पर जो पे कर रहा है यानी कि एबीसी लिमिटेड, उसके लिए इंटेंजिबल असेट होती है जो डेप्रिशिएट होगी कितने से, 25% से। बट कहता है कुछ फॉलोइंग केसेस में ये पीजीपी की इनकम में चार्जेबल नहीं होती है। कब नहीं होती है, कहता है कि भैया जब ये ट्रांसफर ऑफ राइट कैपिटल गेन में ही, कहता है कि कैपिटल गेन, कहता है ये ट्रांसफर ऑफ राइट कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, तो कैपिटल गेन में टैक्स करना, पीजीबीपी में मत आना। और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, वैसे ही होते हैं कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, देखो देश दुनिया में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो दुनिया के बड़े बड़े जो देश है ना, वो सब एक साथ मिले और उन्होंने कहा कि देखो अब हमारे को ना कार्बन का एमिशन हो रहा है ना देश दुनिया में, उसको रोकना पड़ेगा, जिससे कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाया जा सके। तो सब कंट्रीज ने एक लॉ बनाया और उस लॉ को बनाने के लिए क्या किया गया, हर जो भी कंपनीज कार्बन एमिशन करती है, जो कार्बन एमिट करती है इन द नेचर, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। उनके कहा गया कि साल भर में आप इससे ज्यादा आप कार्बन अपने मतलब एनवायरमेंट में आप एमिट नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज इसी चीज के भी लाइसेंस बटने लगे कि आप इतना कार्बन एमिट कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो, अच्छा आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है, आप थोड़ा सा इतना कार्बन और थोड़ा सा ज्यादा एमिट कर सकते हो। ऐसे ऐसे सबको लाइसेंस बटने लगे, जैसे कि इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस था। समझे क्या, सेम वे में ही सारे लाइसेंस बटने लगे। अब ऐसे ही एक कंपनी के पास इस साल आ गया ज्यादा ऑर्डर, उसको ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स चाहिए, बट उसके पास तो है ही नहीं उतने कार्बन क्रेडिट्स, बस दूसरी कंपनी के पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा में, स्पेयर में। ठीक है कि भाई अब तो मुझे तो तेरे तो किसी काम का नहीं है ना, पैसे ले ले थोड़े से, पर वो कार्बन क्रेडिट्स मुझे बेच दे, मेरे को ट्रांसफर कर दे। तो उसने वही किया कि उसने जो लाइसेंस था कार्बन क्रेडिट्स का, वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, उसके बदले में कुछ कॉम्पनसेशन ले ली। ये कॉम्पनसेशन भी कहाँ टैक्स होगी, पीजीबीपी में टैक्स नहीं होगी, ये जाएगी सेक्शन नंबर 105 बीबीजी, और कहाँ टैक्स होगी देखी जाएगी। हम देखेंगे आराम से, जब भी वो चैप्टर पे आ जाएंगे, जहां भी आ जाएंगे हम समझ लेंगे कार्बन क्रेडिट्स कहां पे जाके टैक्सेबल होगा। अंडरस्टूड, क्लियरली बोलो। दिस एंड्स योर चैप्टर, योर सेक्शन नंबर 28। तो 12 और 13 क्या है, ये प्लीज अभी मत पूछो, कैपिटल गेन है, मैं पढ़ के नहीं आया अभी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जब पढ़ते रहूंगा ना तब समझाऊंगा कि 12 और 13 पॉइंट क्या कहता है। ठीक है ना, एक ऐसा सेक्शन आएगा जिसमें कि कैपिटल गेन भी लग रहा होगा, पीजीपी भी लग रहा होगा, और दूसरा भी आएगा सेक्शन नंबर 9 बी एंड सेक्शन नंबर 45 4 जिसमें भी कैपिटल गेन भी आ रहा होगा, पीजीपी भी आ रहा होगा। तो जब पढ़ूंगा वो कैपिटल गेन में, तो बस तब मैं उसे उसको लिंक करा दूंगा कि देखो यहाँ पीजीपी में भी टैक्स हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉइंट नंबर 12 ने कहा था, वो ये वाली जगह पे देखो पीजीपी भी आ रहा है कैपिटल गेन के साथ, ये पीजीपी क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो आपका पॉइंट नंबर 13 भी कहता है इसी वजह से। तो तब मैं जब पढ़ाऊंगा ना, तब मैं इसको लिंक करा दूंगा, अभी के लिए वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस पेज पर दोबारा लेकर आऊंगा तब, और तब ये आप लोगों को पढ़ा दूंगा। बट अभी मत पूछो। अच्छा, अब मुझे स्पेकुलेशन बिजनेस की बात करनी है आप लोगों के साथ, बट आप लोगों को चाहिए होगा शायद थोड़ा सा ब्रेक। चाहिए क्या ब्रेक, लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा आराम से, ठीक है ना, क्योंकि मुझे स्लो स्लो लेकर जाना है आप लोगों को, मुझे कोई बहुत हड़बड़ी में नहीं जाना। 5 मिनट का ब्रेक लो, सेक्शन लेक्चर नंबर बी में आना, 3 बी होगा शायद ये, हाँ, तो 3 बी में आना, देन 3 बी में हम आगे की चीज और डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, एंड देन थोड़ी बहुत हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी बात करना शुरू करेंगे आज ही की लेक्चर में।
ठीक है। सो आई होप अब आप लोग लिखना शुरू कर चुके होंगे, धीरे धीरे स्पीड के साथ आप कोप अप कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही हो तो नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, कांटेक्ट कर लो, या फिर कोई भी इशू हो तो पूछ लेना। और कॉपीज के नोट्स वगैरह, कॉपी जो बना रहे हो उसके स्क्रीनशॉट लेके और उसकी पीडीएफ बना के मुझे भेजते रहो, थोड़ा सा मोटिवेशन लेते रहो। ठीक है, और याद रखना कि बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। आप लोगों का टेस्ट मैंने बताया था ना कि आपको चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट इसी बैच के अंदर आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का भी टेस्ट होने वाला है, कुछ दिनों में आपके ड्राइव पर अपलोड हो जाएगा। काइंडली उसको भी आप देते हुए चलोगे, कॉपीज मुझे शेयर करते रहना, आई विल चेक इट। ओके, क्लियर? इतनी सी बात क्लियर होती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद लेक्चर नंबर 3 में। पर अपनी मेहनत करते चलो, लिखते चलो, पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, उसके बिना पास होना टफ है, ये सब करना जरूरी है। ऑल द बेस्ट।